नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85649096060975238055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपके यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, जो कि काफी करीब है, एक बेहतर रिवीजन कराने के उद्देश्य से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ओर से फ्री इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं लगातार, और उसमें मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। तो सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट में आज जो हम टेस्ट देखने वाले हैं, इसे हल करने वाले हैं, वो है पॉलिटी का। पॉलिटी के कुछ बहुत अच्छे 100 एमसीक्यूज हैं जो कि बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी, सही उत्तरों की तलाश की जाएगी। आपका कर्तव्य यह है कि आप इस मॉक टेस्ट में अपनी ओर से हिस्सा लीजिए और प्रश्नों को खुद से हल करने का प्रयास करिए। प्रश्न हल करिएगा, अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में साझा करिएगा, जिससे कि पता लगेगा कि आप सक्रिय होकर इसमें भागीदारी कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा रिवीजन आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। मॉक टेस्ट इसीलिए हल करने चाहिए कि आप अभ्यास कर पाएं और रिवाइज कर पाएं, अपनी कमियों को समय रहते ठीक कर पाएं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बाइलिंगुअल है, अपनी सुविधा अनुसार देखिएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इसमें गलती कहां पर है। तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें नीचे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि अंडर द आर्टिकल 338A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। यानी जो 338 क है अनुच्छेद संविधान का, उसके अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि अंडर द आर्टिकल 331 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। मतलब जो एंग्लो इंडियन समुदाय है उसके लोकसभा में प्रतिनिधित्व के लिए जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 331 में किया गया है। तो ये दो बातें कही जा रही हैं। अब इसमें गलती कहां पर है वो आपको तलाशनी है। तो देखिए और बताइए। देखिए, इसमें गलत कुछ भी नहीं, दोनों ही बातें एकदम सही है, इसमें कोई भी कमी निकालने लायक नहीं है, और इसलिए हम डी का चयन करते हैं। तो दो अलग अलग इंफॉर्मेशन है, इसमें आर्टिकल आपको याद रखने हैं। प्रश्न संख्या 2 कहा जा रहा है कि कौन सा संवैधानिक निकाय, माफ कीजिए, कौन सा सांविधिक निकाय है, यानी सिचुएटरी बॉडी इसमें से कौन सी है, ये आपको देखना होगा। इसका मतलब है कि कुछ जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मिली होंगी, तो उनको छांट कर आपको अलग कर देना है। तो इसमें कुल मिलाकर 4 ही दिए हुए हैं। पहला तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, यानी महिला आयोग है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, यानी अल्पसंख्यकों का आयोग है। दूसरा शेड्यूल कास्ट, यहाँ आप देख रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। इसमें से देखना यह है कि जो सांविधिक निकाय है वो कौन कौन से, छांट कर आपको अलग करना है। तो सेकंड क्वेश्चन आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए, पहला, दूसरा और चौथा जो है वो तो ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा। लेकिन ये तीसरा वाला जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, ये असल में संवैधानिक निकाय है, 2004 में गठित होता है, और ये संवैधानिक निकाय है। बाकी जो है वो सिचुएटरी बॉडी यानी वैधानिक निकाय है, जैसे कि महिला आयोग जो है वो 1992 का है, अल्पसंख्यकों वाला जो राष्ट्रीय आयोग है वो 1993 का है, और मानवाधिकार जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो 1993 का वो भी है। तो इस तरीके से हमने देखा, इसमें से तीसरा वाला अलग है जो कि संवैधानिक है, बाकी सब जो है वो आपकी सिचुएटरी बॉडी यानी वैधानिक निकाय। तो सी वाले ऑप्शन को चुनकर तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें कि पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन आपको इसमें से बाहर करना है। तो इसमें बताया गया कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन हाउस ऑफ पीपुल हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 330। इसका जो प्रावधान है, मतलब लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का, वो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत दिया जाता है। और द पावर टू डिक्लेयर एनी कास्ट एंड ट्राइब एज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रेस्ट विद द गवर्नर ऑफ द कॉन्सर्न स्टेट। मतलब यह है कि जो राज्य का राज्यपाल होता है, संबंधित राज्य का राज्यपाल जहां से जुड़ा हुआ मामला है, वो किसी भी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति जनजाति घोषित कर सकता है। ये पावर उसके पास होती है। इस तरीके से कहा गया। अब इसमें सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो तीसरा प्रश्न आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए ए वाला, क्योंकि पहला वाला ही सही है, दूसरा वाला तो गलत है। यहाँ इतनी सारी पावर राज्यपाल के पास यानी गवर्नर के पास कहां से आ जाएंगे। गवर्नर राष्ट्रपति के लिए, यानी जो प्रेसिडेंट हमारा होता है, उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है स्टेट में, लेकिन उसके पास इतनी भी ज्यादा शक्तियां नहीं होती है। तो इसमें से ए वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं, केवल पहला सही है। ये जो शक्ति है ना, ये राष्ट्रपति के पास होती है, वही डिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ, राज्यपाल उसमें सलाह देने का काम या सुझाव देने का काम कर सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपसे चुनने के लिए कहा जा रहा है, द टेन्योर ऑफ द मेयर इज ऑफ 5 years। जो मेयर होता है उसके लिए कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। 5 साल बाद उसे अपने पद से हटना पड़ता है, फिर से चुनाव होता है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि म्यूनिसिपैलिटीज वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय 76th अमेंडमेंट एक्ट। जो 76वां संशोधन है उसके द्वारा जो नगर पालिकाएं होती हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन पंचायत एंड कैंटोनमेंट बोर्ड, द फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें यह है कि छावनी बोर्ड और जो पंचायतें हैं उनके बीच में अगर कोई विवाद होता है, किसी तरह का डिस्प्यूट होता है, तो इसके मामले में निर्णय लेने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन राज्य के पास होता है। मतलब राज्य की सरकार इसमें फैसला लेती है। तो अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा,
करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? बी वाला होना चाहिए। ठीक, बी को चुन लीजिए। पहला और तीसरा सही है, लेकिन ये जो दूसरा दिया है ना कि 76वें संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा, तो ये 74वां संशोधन था, 74 नंबर का ये था, और ये 1992 में होता है। 74वां कब होता है? ये 1992 में होता है, और उस समय नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। तो बी को चुन लिया। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज कौन सी हैं, ये आपको चुनना है। तो यहाँ जो विकल्प दिए हैं और प्रश्न दिया है उसे आप पूरा देख रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? संवैधानिक प्राधिकरण ये सभी है जितने भी आप देख रहे हैं, तो इसलिए डी वाले विकल्प को चुन लीजिए। 1, 2, 3 इसमें जितने भी हैं वो सभी क्या है? संवैधानिक प्राधिकरण। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 को देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो द गवर्नर ऑफ द कॉन्सर्न स्टेट कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ पंचायत। और इसके बाद इसमें मतलब पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति है उसका पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन से संबंधित जो प्रावधान है वो राज्य का राज्यपाल करता है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। मतलब जो राज्य का वित्त आयोग होता है वो स्थानीय शासन और राज्य सरकार के बीच में राजस्व का बंटवारा करता है, उसके लिए उत्तरदायी होता है। और तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि द मिनिमम एज ऑफ अ पर्सन शुड बी 18 ईयर्स टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ पंचायत। जो पंचायत का इलेक्शन होता है उसमें हिस्सा लेने के लिए न्यूनतम आयु, मतलब पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए असल में न्यूनतम आयु जो है वो 18 साल की होनी चाहिए। अब ऐसे करके दिया हुआ है, इसमें गलती कहां पर है वो आपको तलाशनी है। प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। अब ये जो छठवां है ना, इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। देखिए ये जो तीसरा वाला दिया है इसमें मिनिमम एज लिमिट जो दिया है 18, वो असल में 18 नहीं है, बल्कि इसमें सी वाले को चुन लीजिए, 18 नहीं है बल्कि 21 है। 21 साल से अगर कम उम्र रहेगी तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जो पंचायत का चुनाव है उसको नहीं लड़ सकते हैं। 18 यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कम दे दिया है। प्रश्न संख्या, और बाकी दोनों सही है तो उसको ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? अंडर द पंचायती राज सिस्टम पंचायत समिति इज फॉर्म एट द ब्लॉक लेवल। जो ब्लॉक लेवल होते हैं वहां पे पंचायत समिति का गठन होता है, और ऐसा हम पंचायती राज सिस्टम के अंदर देखते हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कहता है कि द मेंबर ऑफ पंचायत समिति आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ पंचायत। जो पंचायत के सदस्य होते हैं वो पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव करते हैं, उनके माध्यम से ये चुनाव होता है। और तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि द गवर्नर इशू नोटिफिकेशन ऑफ अल्टरेशन इन द बाउंड्रीज ऑफ ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। मतलब जो राज्यपाल होता है वो खंड और जिला पंचायतों की सीमाओं में परिवर्तन की अधिसूचना को जारी कर सकता है। ये पावर जो है वो राज्यपाल के पास होती है। तो आप ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है। प्रश्न को आप देख रहे हैं, 7वां पूरा आपके सामने है। अब ये जो 7वां क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। देखिए इसमें पहला और तीसरा तो सही है, पहला और तीसरा उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं ना वो सीधे सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। उसमें कोई भी दूसरा ऐसा पंचायत का सदस्य और इस तरह के लोग नहीं काम करते, जनता उनको सीधे चुनती है। ठीक, तो वो गलत है। इसके बाद 8वें को देखते हैं। अब यहाँ देखिए कहा गया कि जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1992 का, एट प्रेजेंट देयर इज नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, उसमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो मौजूद नहीं है। और ये किस माध्यम से प्रावधान किया गया है? तो 73वां जो संशोधन 1992 में हुआ था उसी के प्रोविजन के अंतर्गत ये किया गया है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं ये आपको चुनना है। अब नीचे 3 राज्यों के नाम दिए हैं, मिजोरम है, मेघालय है और नागालैंड। आप बताइए कि पूर्वोत्तर के कौन से राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो डी वाले ऑप्शन को चुन लीजिएगा। देखिए ये तीनों ही जो है यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम नहीं वर्क करता है, और इसके पीछे जो प्रावधान है वो 73वें संशोधन के माध्यम से किया गया है। तो ये तीनों राज्य आपको पता होना चाहिए, मतलब मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। इसके बाद 9वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपको खोजने के लिए कहा जा रहा है, ये भी पंचायती राज सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो है ये 3 टियर सिस्टम के बारे में बताती है, उसकी रिकमेंडेशन करती है। रिफॉर्म इन द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन का जो प्रोविजन है या जो उसके लिए रिकमेंडेशन है वो अशोक मेहता कमेटी के द्वारा की गई थी। LM सिंघवी कमेटी जो है, यहाँ आप दोनों भाषाओं में देख रहे हैं, ये द्विस्तरीय पद्धति यानी 2 टियर सिस्टम की वकालत करती है। और GVK राव कमेटी जो है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम को मानती है, उसकी रिकमेंडेशन करती है। ऐसे करके दिया हुआ है, लेकिन सभी जो है ना इसमें गलत है, कोई एक सही है। कौन सा सही है? वो सही विकल्प आपको खोजना है। तो 9वां प्रश्न आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका ऊपर वाला ही होना चाहिए। बलवंत राय मेहता कमेटी जो है उन्होंने त्रिस्तरीय जो सिस्टम होता है पंचायती राज व्यवस्था में उसकी वकालत की थी। ठीक, मतलब त्रिस्तरीय पद्धति की वकालत की थी, और बाकी जो है वो गलत है। तो जो सही है उसको भी जान लीजिए। देखिए अशोक मेहता कमेटी जो है वो द्विस्तरीय पद्धति के बारे में रिकमेंडेशन करती थी, तो 2 टियर सिस्टम उसका हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी का। LM सिंघवी की कमेटी जो थी वो स्थानीय स्वशासन पद्धति पर जोर देती थी। तो यहाँ ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम है ये किससे रिलेटेड है? LM सिंघवी से जुड़ा हुआ है। GVK राव से कौन जुड़ा हुआ है? इससे जो मतलब प्रतिनिधित्व की पद्धति में सुधार की व्यवस्था है उसको हम जोड़कर देख सकते हैं। तो इस तरीके से बाकी सभी गलत है, केवल इसका जो पहला वाला है ए वाला वही सही। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपसे खोजने के लिए कहा जा रहा है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो बलवंत राय मेहता इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। जो भारत का पंचायती राज सिस्टम है उसके वास्तुकार कहे जाते हैं बलवंत राय मेहता। सुनकर अच्छा लगता है तो ठीक ही होगा। उसके बाद देखें दूसरा स्टेटमेंट, कहा गया कि पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। पहले 2 राज्यों से स्टार्ट होता है, इसमें राज्यों के नाम आप देख रहे हैं, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। द फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड ऑन अक्टूबर 2, 1959 यानी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान जो है वहां से इसे शुरू किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था।
और डी वाला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू हैड रिकमेंडेड द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले विकेंद्रीकरण की जो पद्धति है उसकी रिकमेंडेशन की थी। आप ये बताइए गलती कहाँ पर है? तो गलती यहाँ पर देखिए अगर ध्यान से तो एकदम अंत में जाकर हुई है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऐसी कोई भी सिफारिश नहीं की गई थी। ये जो सिफारिश है विकेंद्रीकरण की प्रणाली की, ये बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई थी। ठीक, तो यहाँ नाम ही गलत दिया है, इसीलिए डी वाले ऑप्शन को हम बाहर कर देते हैं। 11वें प्रश्न को देखते हैं, जिसमें पूछा गया कि इसमें से कौन सी सिचुएटरी बॉडी नहीं है, मतलब जितनी भी अथॉरिटीज के नाम दिए हैं उसमें से कौन सा सांविधिक निकाय नहीं है, ये बताइए। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसे कि आप NIA कहते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है। अब इसमें आप ये बताइए कि कौन सा सिचुएटरी बॉडी नहीं है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? बी वाला। ठीक, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ये जो है ना, ये सिचुएटरी बॉडी नहीं है, बाकी सब जो है वो सिचुएटरी है, लेकिन ये अकेले जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, ये वाला ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा सांविधिक है कौन सा संवैधानिक है। अब यहाँ क्रोनोलॉजी अरेंज करनी है, सिर्फ अकबर बाबर और जो शासक है राजा महाराजा है उन्हीं की क्रोनोलॉजी नहीं अरेंज की जाती, बल्कि संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की जो चीजें होती हैं उनकी भी क्रोनोलॉजी होती है, क्योंकि उनकी भी स्थापना का एक समय होता है। अब यहाँ पे समितियों की बात हो रही है, तो संथानम कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी है, GV के राव कमेटी है और हनुमंत राव कमेटी। इनकी स्थापना का समय अगर आपको पता है तो आप आराम से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो बताइए कि इसमें कौन सा क्रम चुनना चाहिए। 12वां प्रश्न आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाना चाहिए। थोड़ा सा आपको हेर फेर करना पड़ेगा, पहला दूसरा चौथा तीसरा, मतलब शुरुआत वाले तो क्रम से ही रखे हैं। संथानम कमेटी जो है वो 1962 की है, 1962। अशोक मेहता कमेटी जो है वो 77 मतलब 1977 की है। GV के राव जो है वो 1985 की है यानी 1985, और हनुमंत राव वाली जो कमेटी है वो असल में 1982 की है। तो थोड़ा सा आपको हेर फेर, मतलब ये 82 वाला पहले और 85 वाला बाद में करना है। तो ए को चुन लिया। अब इसके बाद 13वें प्रश्न को देखते हैं, जिसमें इनकरेक्ट ऑप्शन आपसे चुनने के लिए कहा जा रहा है। कुल 3 स्टेटमेंट है, तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम विकल्प भी देखेंगे। पहले स्टेटमेंट में कहा गया कि 1986 अ कमेटी टू प्रिपेयर अ कॉन्सेप्ट पेपर ऑन रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ये जो कॉन्सेप्ट पेपर है ये तैयार किया गया था, और कौन सी कमेटी का यहाँ पे नाम दिया हुआ है तो आप नीचे देखें, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ LM सिंघवी वाज अपॉइंटेड। मतलब LM सिंघवी जो है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, और वो 1986 में गठित होती है, जो कि एक अवधारणा पत्र तैयार करेगी। अवधारणा पत्र क्या होगा वो आपने देखा। इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि 1988 सब कमेटी, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं ये वाला, सब कमेटी ऑफ द कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ पार्लियामेंट वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ PK थुंगन टू एग्जामाइन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। PK थुंगन की अध्यक्षता में ये गठित की जाती है और 1988 में गठित की जाती है राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच के लिए। VN गाडगिल की अध्यक्षता में, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन होता है जो कि नीति और कार्यक्रम संबंधी प्रावधानों को देखती थी, मतलब पॉलिसी और प्रोग्राम से रिलेटेड ये कमेटी थी, और इसका जो समय है वो 1988 का है। ऐसे करके इसमें 3 बातें कही गई। इसे आपने देखा, गलत की तलाश आपको करनी है, नीचे विकल्प दिया हुआ है, या तो कोई एक स्टेटमेंट गलत होगा और नहीं तो सभी सही हो जाएंगे। तो इसमें संभावना क्या बनती है, ये अच्छे स्टेटमेंट है, इसमें से गलतियां नहीं है, और इसीलिए हम डी को चुनते हैं। नॉन ऑफ दीज, इसमें से कुछ भी गलत नहीं, मतलब यह है कि ये तीनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है, तो पंचायती राज रिक्वायर्ड फुल कोऑपरेशन ऑफ द लोकल पीपुल टू वर्क सक्सेसफुली। जो लोकल पीपुल है वो जब तक कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक पंचायती राज व्यवस्था सक्सेसफुली वर्क नहीं कर सकती है, ऐसा इसमें कहा गया। पंचायती राज रिप्रेजेंट्स, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, पीपुल्स पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। जो पंचायती राज व्यवस्था होती है उसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, लोगों की भागीदारी बढ़ती है और सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसके बाद तीसरा वाला स्टेटमेंट ये कहता है कि पंचायती राज नॉमेनक्लेचर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट वाज रिजल्ट ऑफ महात्मा गांधी सजेशन। ये जो पूरा ढांचा है पंचायती राज नामांकन इत्यादि, मतलब ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में, वो सब किसके सुझाव का परिणाम है, महात्मा गांधी के, ऐसा इसमें बताया गया। अब इसमें से गलती की तलाश आपको करनी है। प्रश्न संख्या 14 को आप पूरा देख रहे हैं। अब ये जो 14वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, जितनी बातें हैं वो सभी सही कही गई हैं, तो इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज वाला जो ऑप्शन है उसको चुन लेते हैं, जो कि यहाँ नीचे छिपा हुआ है। ठीक, तो तीनों कथन काम के हैं, आप इन्हें अलग अलग देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 15, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अशोक मेहता ने भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहा कि भारत की जो ग्राम पंचायतें हैं, और पंचायतें नहीं, शुरुआत में तो ग्राम्य व्यवस्था थी, तो वो छोटे छोटे गणतंत्र हैं। मतलब कहा गया कि वाइल डिस्क्राइबिंग इंडिया सेल्फ सफिशिएंट सोशल सिस्टम, अशोक मेहता हैड सेड दैट इंडियाज विलेज सिस्टम इज स्मॉल रिपब्लिक यूनिट्स। ये छोटे छोटे रिपब्लिक यूनिट हैं। और दूसरा वाला ये कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है उसके तहत राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का अधिकार है। आर्टिकल 40 जो है उसके माध्यम से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अधिकार देता है, स्टेट को ये अधिकार देता है, राज्य को ये राइट देता है कि वो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है उसको देखिए, द थर्ड ईयर इन द इंडियन फेडरल सिस्टम वाज एडेड इन ईयर 1992 थ्रू 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन ईयर 1993। मतलब यह है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था जो है उसमें तीसरा जो टीयर है, तीसरा जो स्तर है, वो वर्ष 1992 में
जो 73वां और 74वां संशोधन हुआ था उसके माध्यम से वर्ष 1993 में जोड़ा गया था। मतलब जो अमेंडमेंट की तारीख है वो 1992 है, जोड़ने की जो तारीख है वो 1993 है। ये बारीकी से देखिए। अब इसमें गलती आपको तलाशनी है, गलतियां देखिए और बताइए। तो 15वां आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। केवल पहला वाला इसमें गलत है। अशोक मेहता के द्वारा ये बात नहीं कही गई थी। यहाँ आप देख रहे हैं अशोक मेहता के द्वारा नहीं कहा गया था, चार्ल्स मेटकाफ का ये कथन था। चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था कि भारत की जो ग्रामीण व्यवस्था है वो असल में छोटे छोटे गणतंत्र हैं और उन्हीं का बड़ा स्वरूप आज हम अपने भारतीय गणतंत्र के रूप में देखते हैं। तो ये एकमात्र गलत है, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको खोजना था। तो द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट हैज राइट टू मेक प्रोविजन रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द पंचायत। पहला स्टेटमेंट कहता है कि विधानमंडल जो राज्य का होता है पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान जारी करने का अधिकार रखता है। और 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 का है उसके द्वारा ये प्रोविजन किया गया कि द पंचायत कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड एट द इंटरमीडिएट लेवल इन द स्टेट्स वेयर द पॉपुलेशन इज लेस देन 10 लाख। 10 लाख से कम अगर आबादी होगी तो जो मध्यवर्ती स्तर इंटरमीडिएट लेवल होता है वहां पे पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है। यहाँ जो आंकड़ा है उसको ध्यान से देखिएगा। और तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ द पंचायत इज डिसॉल्व देन इट इज मैंडेटरी टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ। 3 मंथ्स का जो पीरियड है उसमें फिर से एक बार इलेक्शन ऑर्गेनाइज कराना पड़ेगा अगर कोई पंचायत जो है वो विघटित हो जाती है तो यहाँ जो रेंज दी हुई है उसको ध्यान से देखिएगा और इसमें बताइए कि गलती कहाँ पर। तो प्रश्न संख्या 16 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है, दोनों गलत है। ये वाला भी गलत है और ये वाला भी। अब इसमें कमियां कहाँ पर है देखिए। 73वां जो संशोधन होता है ना 1992 में यानी 1992 में, इसमें ये कहा गया था कि 20 लाख से कम आबादी अगर है, 10 लाख नहीं 20 लाख से कम आबादी है तो जो इंटरमीडिएट लेवल है वहां पे पंचायतों का गठन नहीं हो सकता है। और पंचायतें यदि भंग होती है तो 6 महीने का समय होता है, 3 महीने का नहीं 6 महीने का समय होता है, उसमें दोबारा इलेक्शन कराना होता है। पहला वाला सही है। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। अब यहाँ पे जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो आपको खोजना है। तो राष्ट्रीय जो भारत का राष्ट्रीय संविधान है यानी भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य की राजभाषा या भाषाओं को अपनाने की प्रक्रिया दी गई है। अंडर आर्टिकल 345 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोसीजर फॉर अडॉप्टिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड लैंग्वेजेस, मतलब दोनों में से कोई भी, ऑफ द स्टेट हैज बीन मेंशन। मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उनको अपनाने की प्रक्रिया कहाँ पर है, ये 345वें अनुच्छेद में हमें दिखाई देती है। बोडो लैंग्वेज इज अ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मान्यता प्राप्त भाषा है और 8वीं अनुसूची में शामिल है। यहाँ बात बोडो की हो रही है। और तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अंडर आर्टिकल 349, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसे साफ कर लीजिए, देखिए अंडर आर्टिकल 349 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज बीन मेंशन्ड दैट एवरी स्टेट विल ट्राई टू अरेंज एडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन इन मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन। मतलब जो प्रत्येक राज्य है वो शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेंगे और ये अनुच्छेद 349 उन्हें बताता है। जबकि चौथा वाला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो 1955 का समय था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बाला साहेब गंगाधर खेर द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन was constituted under, इसे जरा सा ऊपर कर लीजिए, अंडर आर्टिकल 344 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ जो आर्टिकल का नंबर दिया है उसको भी ध्यान से देखिएगा। अब ये बताइए कि ये जो 4 स्टेटमेंट है इनमें से गलत कौन सा है। तो इसका गलत जो है वो सी वाला है। यहाँ सी वाले स्टेटमेंट में त्रुटि क्या है इसे देख लेते हैं। तो यहाँ आर्टिकल का नंबर गलत दिया है, 350A होना चाहिए, मतलब 350 का होना चाहिए या उसी को आप कह सकते हैं 350A, जिसमें कि ये प्रोविजन किया गया है कि इट हैज बीन मेंशन दैट एवरी स्टेट विल ट्राई टू अरेंज एडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन इन मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल। ठीक है, तो वहां पे आर्टिकल का नंबर गलत दिया है, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे 92वां संशोधन जो 2003 में हुआ था, 92 नंबर का अमेंडमेंट, उसके बारे में कुछ 3 स्टेटमेंट दिए हुए और तीनों को देखकर आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। तो प्रश्न को पूरा ही आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहले वाले में कहा गया कि 4 लैंग्वेजेस वर एडेड टू 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो 8वां शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। बाई दिस द टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज वाज इंक्रीज टू 22। अब जो संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। बोडो डोगरी मैथिली संथाली लैंग्वेजेस वर एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बोडो डोगरी मैथिली और संथाली भाषाएं जो है वो 8वीं अनुसूची में इसी अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई। अब आप ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है। प्रश्न आप देखें और 18वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। ये तीनों ही सही है, तीनों कथन जो है ये सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। अब यहाँ अरेंज करनी है आपको क्रोनोलॉजी, और क्रोनोलॉजी किसकी आप अरेंज करिएगा। तो ये जो क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा प्राप्त भाषाएं हैं ये पहले, मतलब इसमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा हासिल करती है, तो जो पहले हासिल की है उसको पहले रखेंगे, जो बाद वाली है उसको बाद में रखेंगे, इसी क्रम में करना है। तो यहाँ जो भाषाएं हैं उन्हें आप देख रहे हैं सभी शास्त्रीय भाषाएं हैं। इसमें तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है और मलयालम है। बताइए पहले किसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त होता है। तो क्रम से अगर आप देखें तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये क्रम पहले से ही व्यवस्थित है, इसमें कुछ खास हमें हेरफेर करना नहीं था, सिर्फ उत्तर चुनना था। तमिल को सबसे पहले प्राप्त होता है, तमिल को प्राप्त होता है 2004 में। संस्कृत को अगले साल प्राप्त होता है 2005 में, जबकि कायदे से संस्कृत को पहले मिलना चाहिए था। संस्कृत सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है, इसको सभी लोग मानते हैं, लेकिन कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया। ठीक है, प्रमाणित हम नहीं कर सके क्योंकि लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं था।
संस्कृत की जो स्क्रिप्ट है वो बाद में लिखी गई, ये जबानी चलती थी, श्रुति आधारित होती थी। वेदों में आपने देखा है ना कि वो श्रुति जन्य थे, मतलब एक व्यक्ति कहता था, दूसरा उसको सुनकर याद कर लेता था, लेकिन कागज पे दर्ज नहीं होता था। कागज पे बहुत बाद में दर्ज होता है, और उससे पहले तमिल भाषा ने अपना अधिकार दर्ज कर लिया, मतलब उसने साहित्यिक अपना जो साक्ष्य है उसको प्रमाणित कर दिया। तो कुल मिलाकर 2005 और 2004 का है। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को प्राप्त होता है, और कन्नड़ और तेलुगु को एक साथ प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? 2008 में। जबकि मलयालम का 2013 का है, और उसके बाद में ये जो साहित्यिक शास्त्रीय भाषा का दर्जा है ये प्राप्त होता है ओडिया भाषा को। ओडिया को प्राप्त होता है 2014 में। तो इसमें से हमने एक को चुन लिया, कुछ और भाषाओं को आपने जाना इसमें अतिरिक्त। अब यहाँ देखिए 20वें में फिर से आपसे गलती ढूंढने के लिए कहा जा रहा है, तो गलतियां ढूंढनी होगी। अब देखिए इसमें कहा गया कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस जो था, ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाला मामला, द सुप्रीम कोर्ट हैड फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ देख रहे हैं आप, हैड फॉर द फर्स्ट टाइम लिमिटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है वो बेलगाम हो रही थी, तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर है उसको पहली बार लिमिटेड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब प्रतिबंधित करने का प्रयत्न किया था, सीमित करने का प्रयत्न किया था और सीमित किया था। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, जो नागरिकों के मौलिक अधिकार है उनको भी संसद के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। और सिक्किम वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज द 22nd स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन बाई 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। 22वें राज्य का दर्जा सिक्किम को प्राप्त होता है। और ये कैसे प्राप्त हुआ? तो जो 36वां संशोधन हमारे संविधान में किया गया था 1975 वाला, उसके माध्यम से ये किया गया। सिक्किम बड़ी ही तनावपूर्ण स्थिति में था, वहां का राजा समर्पण करने का इच्छुक नहीं था, और चीन का ऊपर से अच्छा खासा प्रेशर था, मतलब चीन चाहता था कि किसी तरह इस राज्य को हड़प लिया जाए। तो ऐसे में बड़ी ही तत्परता दिखाते हुए तत्कालीन सरकार ने इसे भारत संघ में विलय किया। ये बहुत ही काबिल तारीफ बात थी। तो यहाँ वो समय दिया हुआ है, मतलब ये अमेंडमेंट कौन सा था। इसके बाद आप डी वाले ऑप्शन को देख रहे हैं, जिसमें कहा गया कि मणिपुर वाज इनकॉर्पोरेटेड एज द 23rd स्टेट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई 53rd अमेंडमेंट एक्ट 1986। 53वां संशोधन होता है 1986 में, और मणिपुर को शामिल किया जाता है 23वें राज्य के तौर पर इंडियन यूनियन में। ये सारी बातें इसमें बताई गई। गलती कहाँ पर है वो आपको ढूंढनी है, तो बताइए। गलती इसके डी वाले स्टेटमेंट में है। डी वाले को आप देख रहे हैं, यहाँ मणिपुर कहाँ से आ जाएगा? ये सारी बातें जो है ना, ये तो मिजोरम पे सही बैठती। मिजोरम को 53वां संशोधन करके 1986 में भारत संघ के 23वें राज्य के रूप में शामिल किया गया, तो यहाँ मिजोरम होना चाहिए था। बाकी सारी बातें सही। 21st को देखते हैं। अब यहाँ अरेंज करना है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो गोलकनाथ मामला है, सज्जन सिंह मामला है, शंकरी प्रसाद मामला है, और केशवानंद भारती ऐतिहासिक मामला। तो ये सारे दिए हुए हैं। अब इनकी तारीखें अगर आप जानते हैं तो इन्हें अरेंज करके देखिए, पहले कौन सा और बाद में कौन सा। तो 21वां जो आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, और बी के हिसाब से इसे व्यवस्थित करके जरा तारीखों को देख लेते हैं। तो गोलकनाथ वाला जो मामला है वो 1967 का है, 67 का है, ठीक है। सज्जन सिंह वाला जो केस है वो 1964 का है, पुराना है इससे। शंकरी प्रसाद वाला और पुराना है, वो एकदम शुरुआती है, 1951 का है। और केशवानंद भारती वाला जो मामला है वो 73 का है। इस तरीके से इसको अरेंज करना था, तो हमने बी को चुना। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। पूछा गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 368। जो 368वां आर्टिकल है उसके माध्यम से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और एन इनिशिएटिव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी टेकन इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, मतलब जो संसद का कोई भी सदन है उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया की पहल की जा सकती है। उसमें ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि आप लोकसभा में करिए या राज्यसभा में। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि आर्टिकल 368 वाज अमेंडेड बाय द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 एंड 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। यहाँ पे दो संशोधनों की बात की जा रही है। एक तो है 24वां संशोधन जो कि 1971 में हुआ था, और उसके बाद है 101वां जो कि 2016 में हुआ था, ये नवीन है। तो इनके माध्यम से अनुच्छेद 368 को संशोधित किया गया था, उसमें जो अमेंडमेंट का काम है वो किया गया था। तो अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न तो आपने देख लिया, 3 स्टेटमेंट है सही। इसमें से कौन कौन से हैं? सभी सही हो सकते हैं या फिर कुछ हो सकते हैं। तो 22वां जो आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर पहला दूसरा हो जाएगा। इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा वाला जो है वो गलत है। अब तीसरा क्यों गलत है ये जानने की आवश्यकता है। तो आप देख रहे हैं कि जो 24वां संशोधन अधिनियम होता है 1971 वाला, और उसके साथ साथ 42वां, 101वां नहीं 42वां, ठीक है। यहाँ संशोधन का नंबर गलत दिया है। 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, और उसके माध्यम से अनुच्छेद 368 को संशोधित किया गया था। अनुच्छेद 368 में संशोधन 2 अलग अलग संविधान संशोधन अधिनियमों के माध्यम से किया जाता है। पहला तो 24वां है, और दूसरा जो है वो 42वां है। इसके बाद प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन आपसे खोजने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें कहा गया कि द वर्ड नेशनल इन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिएक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश शासन था उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित होकर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम है उसमें राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा गया था, राष्ट्रीयता की भावना को दिखाने के लिए। अ पॉलिटिकल पार्टी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी ओनली इफ दैट पार्टी हैज सिक्योर एट लीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी जनरल असेंबली इलेक्शन ऑफ द कॉन्सर्न स्टेट। मतलब किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी है चुनावी, तो उसे एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब उस पार्टी से संबंधित राज्य के किसी भी आम विधानसभा चुनाव में डाले गए जो वैध वोटों की संख्या है उसका कम से कम 6% उसे प्राप्त हुआ। मतलब जितने वैलिड वोट पड़े हैं उसमें से 6% अगर उसको प्राप्त होता है तो ही उसे मान्यता मिल सकती है।
और तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में तभी मान्यता दी जा सकती है जब वह पार्टी संबंधित राज्य के किसी भी आम विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 सीटें जीतने में सफल रही हो, एटलीस्ट 2 सीट जो है वो एबल रही हो विन करने में। तो जनरल असेंबली का जो इलेक्शन है उसमें आवश्यक होता है कि कम से कम 2 सीटें उसके पास हैं, तभी जाकर वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो स्टेट पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज होगी। अब आप ये बताइए कि ये जो दिया हुआ है इसमें से ये 3 स्टेटमेंट है, गलत कौन सा है? प्रश्न को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर इसमें ध्यान से पहले देख लीजिए। डी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और डी में क्या कहा गया है कि इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो इसी को चुनने में भलाई है। ये तीनों कथन सही है, तीनों में से कोई भी जो है वो गलत नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। पूछा गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो इलेक्शन कमीशन डज द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन कमीशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन करने का काम करता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1956 प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। मतलब यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की बात हो रही है जो कि 1956 का है। राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान इसी के माध्यम से किया गया है। इसके साथ साथ ये कहा गया कि नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी इज वन विच इज रिकॉग्नाइज्ड, यहाँ आप देख रहे हैं, विच इज रिकॉग्नाइज्ड इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स। मतलब जो एक राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल है उसके लिए कम से कम 4 राज्यों में उसे मान्यता मिलनी चाहिए, मतलब रिकॉग्निशन उसकी 4 राज्यों में होनी चाहिए, तब जाकर वो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कर सकता है। तो इसमें से सही कौन सा है ये आपको बताना है। प्रश्न को आप देख रहे हैं और ये जो 24 है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पहला और तीसरा। इसमें सही कौन सा है? पहला सही है और तीसरा सही है, लेकिन ये जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की बात हो रही है ये वाला गलत दिया है। 1956 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 1951। मतलब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो था ये 1951 का था, जो कि ये प्रोविजन करता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका पंजीकरण कराया जा सकता है। तो सी वाले को चुना। 25 को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। द इलेक्शन कमीशन हैज राइट टू गिव नेशनल और रीजनल पार्टी स्टेटस टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। मतलब निर्वाचन आयोग के पास यह हक होता है कि वह राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा अलग अलग राजनीतिक दलों को दे सकता है। और पीवी नरसिम्हा राव जो है ये फाउंडर कहे जाते हैं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के, ठीक है, ये एक बात है। और साथ में ये बताया गया कि इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम पावर इज फॉर्म एंड गवर्नमेंट इज रन थ्रू द पार्टी सिस्टम। मतलब ये जो दलीय व्यवस्था है उसी के द्वारा लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सत्ता का गठन और सरकार का संचालन होता है। तो ये सारी बातें तो बता दी गई। अब इसमें गलती भी आपको ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि सारी बातें सही हो या आवश्यक नहीं है। तो प्रश्न को देखिए और गलतियां बताइए। तो गलती इसमें है, देखिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी सब तो सही है, ठीक। तो बी को चुन लेते हैं, बाकी सही है तो आपको मालूम होना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। ये BR अम्बेडकर थे जो कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भी थोड़ा सा जो प्रश्न है वो इंक्लूड कर दिया है। मतलब ऐसा नहीं है हम पॉलिटी को और हिस्ट्री को अलग करके तो देख नहीं सकते, दोनों एक दूसरे से इतनी अच्छी तरह से मिली हुई है कि अलग करना संभव नहीं। तो यहाँ पे नरसिम्हा राव नहीं होना चाहिए बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम होना चाहिए। तो दूसरा गलत। 26 को देखते हैं भाई। अब यहाँ देखिए इनकरेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ की अब यहाँ बात हो रही है जो कि हमेशा चर्चा में रहता है। तो दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985 को अधिनियमित किया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इसका इनेक्शन कब होता है? ये तारीख थी 15 फरवरी 1985 की। पॉलिटिकल पार्टीज वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर 1985। पहली बार जो इनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त होती है वो 1985 का समय था। तो आप ये बताइए गलती कहां पर? प्रश्न को आपने देखा 26। करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए डी वाला। ना तो पहला गलत है ना दूसरा गलत है, अर्थात दोनों सही, ठीक। इसके बाद 27 को देखते हैं। 27 में आपसे कहा गया करेक्ट ऑप्शन ढूंढिए। तो इसमें कुल मिलाकर 3 ही स्टेटमेंट है। पहले वाले में फिर से वही दल बदल विरोधी कानून यानी द एंटी डिफेक्शन लॉ इन जम्मू एंड कश्मीर वाज इनेक्टेड इन 1979। जम्मू कश्मीर में इसका अधिनियमन किया गया था, वो समय था 1979 का। टू बिकम द लीडर ऑफ अपोजिशन। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि टू बिकम द लीडर ऑफ अपोजिशन वुड बी डिक्लेयर बाय द लोकसभा स्पीकर। अ पॉलिटिकल पार्टी नीड एटलीस्ट 10% स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। कम से कम उसे 10% की जो सदस्य सीमा का न्यूनतम है वो हासिल करना अनिवार्य होता है। मतलब विपक्ष के नेता की मान्यता प्राप्त करने के लिए कंडीशन है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है उसके द्वारा घोषित मान्यताएं हैं। जो संबंधित राजनीतिक दल है उसके सदन की अधिकतम सदस्य सीमा का न्यूनतम 10% उसे हासिल करना होता है। और इसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि 1963 कामराज स्कीम, ये जो कामराज योजना है, वाज फार्मुलेटेड टू रिवाइटलाइज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंक्रीज इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन टू नेशनल डेवलपमेंट। मतलब जो राष्ट्रीय विकास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का योगदान है उसको जीवंत बनाने के उद्देश्य से कामराज योजना को तैयार किया गया था 1963 में। अब ये सारी बातें हैं, सही कौन सा है वो आपको बताना है। 27 को आप देख रहे हैं। तो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। सही की तलाश करनी है तो तीनों ही सही है, ठीक। तीनों ही कथन सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सारी जो बातें हैं वो परफेक्ट हैं। तो हम डी का चयन कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है। आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक। मतलब जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 है वो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। तो आर्टिकल कौन सा किसमें क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। संसद कानून बनाती है और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी नियुक्ति करने की बात कर रहे हैं? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की
और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनके लिए। यानी इसमें नियम बनाने का काम संसद का होता है, नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। और तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज आइदर 6 ईयर और टिल द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। मतलब इसमें यह कहा गया कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसके मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले कंप्लीट हो जाए वहां तक होता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। अब इसमें से सही कौन सा है वो आपको तलाशना है। 28 को आप देख रहे हैं, तो 28 जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं क्योंकि तीनों ही सही है। इसमें जो तीनों बातें कही गई हैं डी को हमने चुना, यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इन द सेम मैनर एज इट प्रिस्क्राइब इन आर्टिकल 124 फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने के जो तरीके हैं, ठीक उसी तरीके से 124 जो आर्टिकल है उसी के माध्यम से, मतलब उसी के तरीके के प्रावधानों से मुख्य चुनाव आयुक्त को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। मतलब प्रक्रिया कैसी होगी, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी ही तरह से प्रक्रिया होगी। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव ऑन द ग्राउंड ऑफ proved misbehavior certified by 1/3 majority of members of both houses of parliament। मतलब जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनको संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की 1/3 बहुमत द्वारा जो प्रमाणित कदाचार है, मतलब कदाचार का आरोप लगा है और वो प्रमाणित हो चुका है, उसके आधार पर पद से हटाया जा सकता है। और तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि अदर कमिश्नर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एडवाइस देगा, तो प्रेसिडेंट जो है वो बाकी जो कमिश्नर है इलेक्शन कमीशन के उनको हटा सकते हैं। अब ये सारी हटाने वाली प्रक्रियाओं के यहाँ जो वर्णन किया गया है इसे आप देखिएगा और बताइएगा कि इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा 29वां, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी वाला हो जाएगा। ये जो बताया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की 1/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। इसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, 1/3 नहीं बल्कि ये 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, तब जाकर जो प्रमाणित कदाचार है उसके आधार पर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक, तो इसमें दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वही गलत है, बाकी तो सही। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि द इलेक्शन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इज नॉट कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब इसमें से किस जो निकाय है या फिर आप कह लीजिए कि अथॉरिटी है उसका इलेक्शन ऑर्गेनाइज करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होता है, या इलेक्शन कमीशन उसको कंडक्ट नहीं कराता है। तो इसमें स्टेट लेजिस्लेचर दिया हुआ है, म्यूनिसिपैलिटीज दिया हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है और प्रेसिडेंट का इलेक्शन है। इस इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज नहीं कराता है। तो प्रश्न संख्या 30 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो बी हो जाएगा। म्यूनिसिपैलिटीज का जो इलेक्शन होता है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैंडल नहीं करता है। ठीक है, पंचायतों और नगर पालिकाओं मतलब जो स्थानीय निकाय हैं उनसे संबंधित चुनाव राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वो संपन्न कराता है। ठीक, 31 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। द डिसीजन टू डिस्क्वालीफाई अ पर्सन डिक्लेयर अ क्रिमिनल बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन इज टेकन बाय द प्रेसिडेंट। मतलब न्यायालय के द्वारा अगर कोई व्यक्ति अपराधी घोषित है तो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का जो निर्णय है वो राष्ट्रपति करता है। मतलब वो चुनाव लड़ सकता है या नहीं, इस मामले में फैसला कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इन इंडिया बोथ द राइट टू वोट एंड राइट टू इलेक्टेड आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। मतलब भारत में जो मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है दोनों ही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मतलब संवैधानिक अधिकार है, संविधान में उनका ब्यौरा है। The voting age was reduced from 21 year to 18 years by the 61 Amendment Act 1989 और this provision was implemented on March 28, 1989। मतलब 61वां संशोधन होता है 1989 में और मतदान की जो आयु है उसको 18 से माफ कीजिएगा 21 से घटाकर 18 कर दिया जाता है और इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाता है 28 मार्च 1989 को। ये भी इसमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये 3 स्टेटमेंट है, आपने देखा। अब इसमें ये बताइए कि सही कौन सा है। पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए इसमें पहला तो गलत है, पहला वाला गलत है, बाकी दोनों सही हैं और इसीलिए हम बी को चुन रहे हैं। तो पहले वाले में समस्या क्या है, यहाँ जो न्यायालय के द्वारा घोषित अपराधी होता है उसका चुनाव लड़ना योग्य, मतलब उसकी चुनाव लड़ने की योग्यता है या नहीं है, अयोग्य करार देने का जो अधिकार है वो संसद के पास होता है। मतलब संसद इस मामले में फैसला लेती है और निर्णय देती है। ठीक, तो इसमें राष्ट्रपति का रोल नहीं, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द आर्टिकल 326 इन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो संविधान का अनुच्छेद 326 है उसके द्वारा वयस्क मताधिकार को मान्यता प्रदान की गई। ठीक, वयस्क मताधिकार जो है उसको मान्यता कैसे मिलती है, 326 नंबर का जो आर्टिकल है उसके माध्यम से। और दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है इसका गठन हुआ था 1990 में और इसका संबंध निर्वाचन सुधारों से था। मतलब जो इलेक्शन रिफॉर्म है उससे रिलेटेड ये कमेटी थी। और तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि अक्टूबर 1989 यानी 16 अक्टूबर 1989 फॉर द फर्स्ट टाइम 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर वर अपॉइंटेड इन इलेक्शन कमीशन। मतलब 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग में की गई थी, वो समय दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। तो प्रश्न को आपने देखा और करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। तीनों ही सही, तीनों ही यहाँ जो कथन दिए हुए हैं सबके सब सही है और इसलिए हम इसका डी वाला ऑप्शन चुनते हैं। प्रश्न संख्या 33, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ कहा गया कि लोक सेवाओं में सुधार के लिए पीसी होटा कमेटी का गठन 2004 में किया गया था। पीसी होटा कमेटी जो है इसका फॉर्मेशन किया जाता है 2004 में टू रिफॉर्म द सिविल सर्विसेज।
और इसके बाद जो बी वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि भारत सरकार अधिनियम 1935, एकदम पीछे हम लोग जा रहे हैं, इसके अंतर्गत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। मतलब जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी स्टैब्लिशमेंट का जो प्रोविजन है ये फर्स्ट टाइम कब होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय जो है वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी जो इसका खर्चा पानी है वो कौन पूरा करता है, राज्य की संचित निधि देती है। ठीक, तो एक्सपेंडिचर ऑफ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इज चार्ज ऑन द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, इंडिया नहीं स्टेट, ध्यान दीजिएगा। और द फंक्शंस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश कैन बी एक्सपेंडेड बाय द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेचर। मतलब उत्तर प्रदेश का जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके कार्यों का विस्तार विधानमंडल के माध्यम से किया जाता है, जो राज्य का विधानमंडल है उसके माध्यम से किया जाता है। तो इस तरीके से ये 4 स्टेटमेंट, गलतियां कहां पर है वो बताइए। तो 33वां आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए बी वाला। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से लोक सेवा आयोग की पहली बार स्थापना की गई थी, यही गलत दिया है। ये तो 1919 में ही हो गया था, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आप देखते हैं उसी के माध्यम से पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे 35 नहीं बल्कि 1919 होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, बाकी सब सही है, पीसी होता कमेटी को देख लीजिएगा एक बार। 34 को देखते हैं। अब यहाँ पे कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए, 2 स्टेटमेंट है। तो भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपे जा सकते हैं। मतलब जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके जितने भी कार्य हैं वो किसको दिए जा सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी को दिए जा सकते हैं। और ये कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति अनुमोदन करेगा तब। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है कि द पार्लियामेंट हैज नो रोल टू प्ले इन द रिमूवल ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब जो भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है उसको पद से हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। मतलब पार्लियामेंट उसमें कोई भी रोल अपना प्ले नहीं करती है। तो आप ये बताइए गलती कहां पर है, 2 ही स्टेटमेंट है, पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं। 34 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है ना कि कोई भी रोल संसद का नहीं होता है, यही गलत है। मतलब यह है कि संसद की भूमिका तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या हमारा कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल हो, मतलब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इन सभी को अगर पद से हटाना है तो उसमें संसद की भूमिका अनिवार्य होती है, उसके बिना काम नहीं हो सकता है। इसके बाद 35 की ओर चलते हैं। 35 में आपसे पूछा गया कौन सा सही है। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1963 में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्टैब्लिश हुआ था 1963 में। और केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 का है, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो 1964 का है। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है वो आया था 1988 में, यानी भ्रष्टाचार निवारण कानून का जो समय है वो 1988 का है। जबकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो 1965 का है, यानी प्रवर्तन निदेशालय। अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है। इसमें एक से ज्यादा सही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कौन कौन सा, 35 करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। लेकिन ये चौथा वाला जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का दिया हुआ है ये गलत दिया है। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना हुई थी 65 में नहीं बल्कि 56 में, 1956 में। बाकी सारे समय जो है वो सही दिए हुए हैं, तो हमने एक इसमें से चुन लिया है। इसके बाद 36 को देखते हैं। 36 में आपसे पूछा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें कहा गया कि द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है तो उसमें अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति करता है। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्तियां की जाती। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, यहां आप देख रहे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन द स्टेट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द कॉन्सर्न स्टेट। मतलब उस राज्य का जो राज्यपाल है वो नियुक्ति करता है। सी वाले को आप देखें, अंडर आर्टिकल 318 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड। जो संविधान का 318वां अनुच्छेद है उसके माध्यम से लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, उसमें ऐसा प्रोविजन दिया हुआ है। द चेयरमैन एंड अदर, यहाँ आप देख रहे हैं, द चेयरमैन एंड एनी अदर मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर एन इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य किसी सदस्य को उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये सारी बातें कह दी गई। अब इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो आपको ढूंढना है और बताना है। तो 36 को आप देखिएगा और इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया कि अनुच्छेद 318 के अंतर्गत जो लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनको हटाया जा सकता है। ये अनुच्छेद का नंबर गलत दिया है, 317वां होना चाहिए, 318 नहीं बल्कि यहाँ पे 317 होना चाहिए। मतलब 317वें अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कैसे हटाया जाएगा। बाकी जितनी भी बातें यहाँ लिखी हुई हैं वो सभी सही है। तो सी को इसमें से बाहर कर लेते हैं और प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें खोजना है। कुल मिलाकर 4 स्टेटमेंट है। तो मंडल कमीशन, जो कि अक्सर ये भी चर्चा में रहता है, वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन ईयर 1979 बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाय एंड देन प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। जनता पार्टी की सरकार थी 1979 में और मंडल कमीशन उसी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई। इसके बाद कहा गया इसी मंडल कमीशन के बारे में कि द मंडल कमीशन हैज
हैड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑन December 31, 1980। ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और वो समय था 31 दिसंबर 1980 का। द मंडल कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत ही इसका गठन किया गया था, ऐसा इसमें बताया गया, और 343वां आर्टिकल इससे रिलेट करता है। द प्रेसिडेंट ऑफ मंडल कमीशन वॉज बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। आमतौर पे जो चेयरमैन होता है उसी के नाम के आधार पे कमीशन का नाम रख दिया जाता है। तो ये जो इसके चेयरमैन थे इनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। प्रश्न को आप देख रहे हैं तो 37 आप देखिए और इसमें करेक्ट आंसर इसका पहले अच्छे से देख लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। गलत इसमें से खोजना था। तो इसमें जो गठन का प्रावधान दिया है वही गलत दिया है। मंडल कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो आर्टिकल 343 के अंडर में नहीं होता है, बल्कि 340 के तहत किया जाता है। यहाँ 340वां अनुच्छेद होना चाहिए था, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। 38 में पूछा गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो 1976 जो है इस समय कमेटी वाज फॉर्म अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में 1976 में एक कमेटी गठित होती है और दिस कमेटी मेनली हैड कंसीडर्ड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अलॉन्ग विद द फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले क्या था, जो मूल संविधान हमारा है उसमें फंडामेंटल राइट्स ही थे, डीपीएसबी भी था, लेकिन आप देख रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स थे, नागरिकों से किसी तरह के फर्ज की या कर्तव्य की अपेक्षा नहीं की गई थी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो बाद में जोड़ी जाती है और उसी के बारे में ये दो स्टेटमेंट है। तो इन्हें देखिए और बताइए कि इसमें गलती कहां पर है। प्रश्न को आपने देखा, करेक्ट आंसर 38 का होना चाहिए, डी वाला। ना तो पहला गलत है ना दूसरा गलत है, दोनों सही है। स्वर्ण सिंह समिति की ही तो सिफारिश थी जिसके आधार पे जो मौलिक कर्तव्य है वो संविधान में जोड़े जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं। इसमें आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा है। तो इसमें देखें, द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन सितंबर 1974 अंडर द प्रोविजन ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ठीक, मतलब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन ये सितंबर 1974 में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत किया गया। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, ये कहता है कि नेशनल कमीशन टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया इन ईयर 2000। मतलब सन 2000 में केंद्र सरकार जो है वो एक संवैधानिक समीक्षा के उद्देश्य से राष्ट्रीय आयोग को नियुक्त करती है और उसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया। ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें गलती कहां पर है वो आपको बतानी है। 39 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है 39वें को आप देखिए, डी वाला हो जाएगा। ना तो पहला ही इसमें गलत है ना दूसरा ही गलत है, अर्थात दोनों सही है। इसमें अगर ये पूछता कि कौन सा सही है तो बोथ को चुन लेते, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया, इसमें गलत चुनने के लिए कहा जा रहा है, दोनों सही। डी को चुनते हैं और 40वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट द, इसमें पूछा नहीं गया है बल्कि कहा गया है सेलेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से संवैधानिक निकाय कौन से हैं ये आपको बताना है। केंद्रीय वित्त आयोग है यानी सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है, और निर्वाचन आयोग है यानी इलेक्शन कमीशन है, संसद का सचिवालय यानी सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट है। इसमें से संवैधानिक कौन कौन सा है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए ये तीनों ही जो है ये ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है यानी संवैधानिक निकाय। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों को आप याद रखेंगे। 41वें को देखते हैं। यहाँ आपसे इनकरेक्ट खोजने के लिए कहा जा रहा है। तो 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है 1966 वाला, इसके चेयरमैन थे मोरारजी देसाई। और इसके बाद संसद में पहला जो लोकपाल विधेयक है वो 1966 में चौथी लोकसभा के दौरान पेश किया गया था। फर्स्ट लोकपाल बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, और ये समय था 1966 का, फोर्थ लोकसभा उस समय चल रही थी। इसके बाद लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया था। अंडर द प्रोविजन ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन मार्च 2019। अच्छा खासा बवाल खड़ा हुआ था, भ्रष्टाचार मिटाओ अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, तो उस समय की ये बात की जा रही है। और इसके बाद आप देख रहे हैं लोकपाल संस्था में एक अध्यक्ष होता है और 8 सदस्य होते हैं, यही प्रोविजन इसका है। अब इसमें आप ये देखिए कि गलत कौन सा है, कोई एक तो गलत होगा और वो कौन सा है ये आपको ढूंढना है। तो 41वें को आप ध्यान से अगर देखें तो बी वाला ऑप्शन इसका सही होता है, मतलब इसमें हम टिक लगाएंगे तो इसका मतलब है कि इसकी सूचना गलत है। यहाँ ये कहा गया कि संसद में पहला जो लोकपाल विधेयक है वो 1966 में यानी 1966 का जो समय है उस समय चौथी लोकसभा के अंतर्गत पेश किया जाता है। तो ये समय जो है ये 1966 नहीं बल्कि 1968 का होगा। 1968 में इसे पहली बार पेश किया गया था। बाकी सारी बातें इसमें सही है। और जो पहले इसके अध्यक्ष बनते हैं, मतलब लोकपाल संस्था का गठन होता है और पहले अध्यक्ष जो इसके बनते हैं वो पिनाकी चंद्र घोष थे। इनका नाम भी पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और 42 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त। लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश सबमिट हिज रिपोर्ट टू द गवर्नर और द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश इज करेंटली 8 years। 8 वर्ष का इसका पूरा जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो होता है। उत्तराखंड इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पास द लोकायुक्त बिल इन ईयर 2011। ये सारी बातें इसमें एक साथ बताई गई। सारी इंफॉर्मेशन सही है, कोई एक गलत है। कौन सी गलत है वो आपको बतानी है। तो 42वें को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो ए वाला हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बारे में कहा गया कि ये पहली लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला राज्य नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे नाम क्या होना चाहिए, महाराष्ट्र होना चाहिए। बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है सबकी सब सही। प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है। तो कहा गया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश राज मन्नार आयोग ने की थी।
एबोलिशन ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस वाज रिकमेंडेड बाय राजमन्नार कमीशन। ठीक, और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि राजनेताओं और अपराधियों के बीच में कौन सी साठगांठ चल रही है, इसकी जांच के लिए 1993 में बोहरा कमेटी को गठित किया गया था। ये जो बोहरा कमेटी थी ये 1993 की है, इसमें ऐसा कहा जा रहा है, और जो पॉलिटिशियन है और क्रिमिनल है उनके बीच में कैसा रिलेशन चल रहा है उसकी ये जांच पड़ताल करेगी। तो अब इसमें आप ये बताएंगे कि गलत कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा, दो स्टेटमेंट है अच्छे वाले, और 43 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा डी वाला। ठीक, डी वाले को चुन लीजिए, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, अर्थात कोई भी गलत नहीं, दोनों सही हैं। ठीक, और एक साथ पूछे जाएं इसकी कतई आवश्यकता नहीं है, ये अलग अलग सूचनाएं हैं और ये अलग प्रश्न बनने की संभावना इनसे होती है। इसके बाद 44 को देखते हैं। अब यहाँ देखिए कहा गया कि जो मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम है 2019 का, उसके माध्यम से 1993 के अधिनियम में संशोधन किया गया था। चूंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि अमेंडमेंट एक्ट ये है, तो इसके माध्यम से कौन सी चीज में अमेंडमेंट किया गया है वो बताया जा रहा है। तो 1993 का जो अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले कंप्लीट हो जाए वहां तक कर दिया गया है। तो 70 वर्ष की एज लिमिट तो दे दिया है, लेकिन जो कार्यकाल का समय है कितना घटा के किया गया है अभी तत्काल में वो नहीं दिया हुआ है। तो वो समय आपको नीचे जो विकल्प दिया है उसमें से चुनना है। अब इसमें आप देखिए और बताइए। तो 44 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर इसमें से बी वाला हो जाएगा। देखिए 3 साल कर दिया गया है, पहले कितना था 5 साल था, और अभी जो इनका कार्यकाल है उसको घटाकर 3 साल का कर दिया गया है। 3 साल या 70 वर्ष की उम्र जो पहले पूरा हो जाए उसी के हिसाब से रिटायरमेंट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 45 की ओर, और इसमें इनकरेक्ट फिर से पूछने लगा। तो पहले वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि नीति आयोग इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय स्पेसिफिक रेजोल्यूशन पास बाय यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन जनवरी 1, 2015। नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा विशिष्ट प्रस्ताव के माध्यम से। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि द प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन मार्च 15, 1950 बाय स्पेसिफिक रेजोल्यूशन पास बाय यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब ये समय था इसके पास होने का, और ये 15 मार्च 1950 का समय था कि प्लानिंग कमीशन जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाता है और इसके लिए एक विशेष प्रस्ताव जो है वो पास किया जाता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। ठीक, मतलब केंद्रीय मंत्रिपरिषद इसके लिए विशिष्ट प्रस्ताव को पारित करती है। इसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। प्रधानमंत्री जो है वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। जबकि डीडी बसु जो है उन्होंने वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था। डीडी बसु का जो प्रपोजल था उसमें कहा गया था कि फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन को एक में मर्ज कर देना चाहिए और एक संयुक्त कमीशन का निर्माण करना चाहिए। तो फिलहाल प्लानिंग कमीशन तो वैसे भी खत्म हो गया, उसके स्थान पे नीति आयोग आ गया है। तो अब इसमें से आपको बताना है कि गलत कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा, डी वाला गलत है। इसमें से डी वाले स्टेटमेंट में कहा गया ना कि डीडी बसु ने ये प्रपोजल दिया था, तो यही वाला गलत है। इसमें एमबी माथुर का ये सजेशन था या उनका ये प्रपोजल था कि जो वित्त आयोग है उसको योजना आयोग के साथ मिला देना चाहिए। ठीक, तो यहाँ नाम गलत दिया है, बाकी सब सही है। 46 को देखते हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। रिगार्डिंग द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद है उसके बारे में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो कोई ना कोई तो गलत होगा। इसमें यह कहा जा रहा है कि इसकी स्थापना यानी स्टैब्लिशमेंट जो है वो 1952 अगस्त में होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी संवैधानिक निकाय है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो इसका चेयरमैन होता है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। और सेक्रेटरी ऑफ नीति आयोग एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मतलब जो नीति आयोग का सेक्रेटरी होता है वही इसका भी सेक्रेटरी होता है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। तो अब ये सारी बातें तो है, इसमें गलती कहां पर है वो आपको बतानी है। तो 46 आपने देखा और इसका जो सही जवाब है ध्यान से पहले देख लीजिए, बी वाला हो जाएगा। ये एक संवैधानिक निकाय है जो इसमें कहा जा रहा है ना, यही गलत है। ये मतलब यहाँ बात हो रही है राष्ट्रीय विकास परिषद की, तो इसके विषय में अगर देखें तो ये वैधानिक निकाय है और वैधानिक निकाय भी नहीं है। यहाँ थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुई है, ये ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है, ये दोनों में से कोई नहीं है। ठीक, और इसमें जो सदस्य होते हैं तो भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष या प्रमुख होता है, और जितने भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं 1967 के बाद से वो सब इसमें शामिल होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं या गवर्नर हैं मतलब प्रशासक इत्यादि हैं वो इसमें शामिल होते हैं। लेकिन ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये एक संवैधानिक निकाय भी नहीं है और न ही वैधानिक, ये इसकी विशेषता है। इसके बाद 47 को देखते हैं। अब यहाँ कहा गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज फॉर्म्ड टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ 5-year प्लान्स। ठीक, और हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर प्लानिंग इन इंडिया इज नीति आयोग। द फाइनेंस कमीशन एक्ट एज द कोऑर्डिनेटर बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऐसी सारी बातें इसमें बताई गई। वित्त आयोग जो है वो योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच में एक समन्वयक का काम करता है, क्योंकि पैसे रुपए की देखभाल वही करता है। तो अब इसमें आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न को तो आपने देखा, करेक्ट आंसर ये 47 जो है इसका ए वाला होना चाहिए, मतलब केवल पहला ही सही है। वैसे तो सारे स्टेटमेंट अच्छे लग रहे हैं लेकिन केवल पहला वाला इसमें ठीक दिखाई देता है, बाकी सभी गलत है। भारत में जो नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने का अधिकार है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के पास होता है। ठीक, और यहाँ कहा गया है कि नीति आयोग के पास होता है, तो यहाँ पे नीति आयोग वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है उसमें क्या समस्या है, तो उसमें ये कहा गया कि जो वित्त आयोग है वो इनके बीच में कोऑर्डिनेटर का काम करता है, जबकि ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो राज्य सरकारों और जो योजना आयोग है उसके बीच में समन्वयक का काम करती थी। तो इस तरीके से दोनों ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत है, केवल पहला सही। प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं और इसमें पूछा गया है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो आर्टिकल 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन एट एन इंटरवल ऑफ एवरी 5 ईयर्स। मतलब संविधान का अनुच्छेद 280 जो है वो प्रत्येक 5 साल के अंतराल पे एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज टू डिटरमाइन द शेयर ऑफ द स्टेट फ्रॉम द सेंट्रल टैक्सेस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द सेंटर टू द स्टेट। मतलब वित्त आयोग का मुख्य काम क्या है? तो मुख्य काम यह है कि केंद्रीय करों में से राज्यों के भाग और केंद्रों द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता का ये निर्धारण करे। और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं। अपार्ट फ्रॉम अ चेयरमैन देयर आर 4 अदर मेंबर्स इन फाइनेंस कमीशन। और साथ में ये कहा गया कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लेसेस एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय फाइनेंस कमीशन बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है। अब ये 4 स्टेटमेंट हैं, इसमें से गलत की तलाश आपको करनी है। ये है 48 और 48 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा इसमें से। मतलब ये है कि इसमें गलती की तलाश करनी थी, तो जो डी वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। असल में राष्ट्रपति वित्त आयोग के द्वारा जितनी भी सिफारिशें की जाती हैं उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है और संसद उस पर विचार करती है। और यहाँ पर दिया हुआ है मुख्य न्यायाधीश, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये गलत, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 49 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि whom among the following was given the Department of Finance in the first cabinet of independent India 1947। ये जो शुरुआती कैबिनेट का गठन हुआ था और इंतरिम गवर्नमेंट इत्यादि, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, एकदम शुरुआत का संवैधानिक ढांचा। तो इसमें आप देखें किसको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सौंपा गया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद को सौंपा गया था, जॉन मथाई को, या फिर षडमुख शेट्टी जो थे, आर के षडमुख शेट्टी, उनको ये डिपार्टमेंट दिया गया था, या सरदार बलदेव सिंह इस डिपार्टमेंट को संभाल रहे थे? इसमें से किसका नाम होना चाहिए? तो 49 का करेक्ट आंसर इसमें से सी वाला हो जाएगा। आर के षडमुख शेट्टी जो है इनको ये डिपार्टमेंट दिया गया था, बाकी जो है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा विभाग दिया गया था, जॉन मथाई को रेलवे और परिवहन का जो काम है वो सौंपा गया था, षडमुख शेट्टी का आपने देख ही लिया, बलदेव सिंह जी को रक्षा विभाग दिया गया था। इस तरीके से इसमें जो डिपार्टमेंट का बंटवारा है वो होता है। और 50वां प्रश्न देखिए, 1946 में बनी अंतरिम सरकार ने जोगिंदर नाथ मंडल को निम्नलिखित में से कौन सा विभाग दिया था, ये आपको बताना है। तो कार्य, खनन और ऊर्जा है, वित्त है, रेलवे और परिवहन है और विधि है। तो इसमें से देखना है आपको और इसमें से करेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो 50वां जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विधि विभाग। ठीक है, लॉ वाला जो डिपार्टमेंट है ये जोगिंदर नाथ मंडल को सौंपा गया था। बाकी CH भाभा जो है वो वर्क, माइन और पावर को संभाल रहे थे। लियाकत अली के जिम्मे था फाइनेंस, और आसिफ अली जो थे उनके जिम्मे रेलवे और ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट जो था वो सौंपा गया था। ये 1946 की इंतरिम गवर्नमेंट की बात हो रही है। 51 को देखते हैं, इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है। तो KM नाम्बियार ने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। द इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज अ फ्रॉड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन यूज्ड येट। मतलब जो 360वां आर्टिकल है संविधान का, उसका इस्तेमाल आज तक नहीं किया गया है। प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years। प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन पंजाब इन ईयर 1951। अब आप ये सब देखिए और बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। 51 को आपने देखा, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए, प्रेसिडेंट रूल जो है इसको इम्पोज किया जा सकता है, इसमें गलती की तलाश करनी थी। तो प्रेसिडेंट रूल को अधिकतम 3 सालों के लिए लगाया जा सकता है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिया है, 3 साल के लिए लगाया जा सकता है, यही गलत। 52 को देखते हैं, कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी जो है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 और 15 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। मतलब जो आर्टिकल 14, 15 है उसका सस्पेंशन नहीं हो सकता है। ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड टिल द एंड ऑफ इमरजेंसी बट ओनली फॉर 1 year एट द टाइम। ठीक, मतलब एक वर्ष में एक बार में केवल एक ही वर्ष के लिए उसको बढ़ाया जा सकता है, और जब तक आपातकाल समाप्त नहीं हो जाता तब तक उसे बढ़ाया जाता रहता है। मतलब यहाँ संसद के कार्यकाल की बात हो रही है, लोकसभा जो उसका लोअर हाउस है उसके लिए। और आपातकाल यानी जो इमरजेंसी है उसके दौरान किसी भी राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है वो संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। द टर्म ऑफ एनी स्टेट असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। और राज्यपाल की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो अब इसमें आप ये देखकर बताएं कि गलत कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा, तो 52 जो है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 जो है इसको सस्पेंड, अब यहाँ पे आर्टिकल का नंबर गलत दिया है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आर्टिकल 20 और 21 जो है उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, इमरजेंसी के समय भी वो जीवित रहते हैं। बाकी सब जो है वो सही है। 53 को देखिए, इसमें कहा गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 352 के अंतर्गत आपातकाल को घोषित किया जा सकता है। इफ देयर इज अ थ्रेट ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिबिलियन, वार, इकोनॉमिक क्राइसिस, इंटरनल डिस्टर्बेंस, देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल के लिए क्या स्थितियां होनी चाहिए उसका ब्यौरा दिया हुआ है। और इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 53 को देखिएगा, और 53वां जो है ना इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 53 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। पहला और तीसरा सही है, पहला सही है और तीसरा सही है। असल में राष्ट्रपति जो है वो बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, आर्थिक संकट, ये जब खतरे होते हैं तभी जाकर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। ठीक, तो इसमें से जो पहला स्टेटमेंट है और तीसरा है वो सही है, लेकिन दूसरे वाले में जो कथन कहा गया है वो सत्य नहीं है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर डिक्लेयरिंग द नेशनल इमरजेंसी एज आर्टिकल 352। मतलब जो 352 नंबर का आर्टिकल है उसके प्रावधानों के तहत जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है उसके बारे में कहा गया कि इसे 1 माह के अंदर ही संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। मतलब जो अप्रूवल है पार्लियामेंट का वो मिल जाना चाहिए। इट शुड बी अप्रूव बाई 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट और इट कैन बी विड्रॉन बाई द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ये सारी बातें इसमें कही गई। अब इसमें ये बताइए कि गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 54 को आप देख रहे हैं और नीचे विकल्प दिए हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। केवल तीसरा वाला इसमें से गलत है। ये जो कहा गया इसे संसद के विशेष बहुमत के द्वारा वापस लिया जा सकता है। साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न संख्या 55, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ देखें कहा गया कि द इंद्रजीत गुप्ता कमेटी वाज फॉर्म इन द ईयर 1998 टू गिव सजेशन फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म। चुनावी सुधार के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। द इंटर स्टेट काउंसिल वाज एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यहाँ आप देख रहे हैं पुंछी कमीशन। ठीक, इंटर स्टेट काउंसिल जो है इसके एस्टैब्लिशमेंट की रिकमेंडेशन किसने की थी? पुंछी कमीशन ने की थी। पुंछी आयोग के बारे में आप पढ़ते हैं। अ कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन जून 1983 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस R.K. सरकारिया। यहाँ जो जून 1983 का समय है उस समय न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है और उसी आयोग के बारे में डी वाले स्टेटमेंट में कहा गया कि द सरकारिया कमीशन हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1988। जो समय था 1988 का, उस समय अपनी रिपोर्ट को सबमिट करता है। तो गलती कहाँ पर है वो आपको बतानी है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि जो पुंछी आयोग है उसकी सिफारिशों के आधार पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी, जबकि सही बात यह है कि सरकारिया आयोग की ही ये रिकमेंडेशन थी, सरकारिया कमीशन की ये रिकमेंडेशन थी जिसके अंतर्गत इंटर स्टेट काउंसिल को स्टैब्लिश किया जाता है। प्रश्न संख्या 56 को देखते हैं। इसमें पूछा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो अंडर आर्टिकल 301 फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स हैज बीन प्रोवाइडेड। द सुप्रीम कोर्ट इज द मेन बॉडी टू डील विद द फाइनेंशियल डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो राज्य और जो केंद्र होता है उसके बीच में विवादों को निपटाने का मुख्य निकाय कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। उसी के द्वारा विवादों का निपटारा किया जाता है और अनुच्छेद 301 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता को प्रदान किया गया। अब इसे अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें गलती की तलाश आपको करनी थी और गलत कुछ भी नहीं है। नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड, दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो अपनी जगह पे सही है। प्रश्न संख्या 57 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ का कोई भी राज्य सीधे विदेशी ऋण प्राप्त कर सकता है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एनी स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन कैन ऑप्ट इन फॉरेन लोन डायरेक्टली। ठीक, और अनुच्छेद 268 से लेकर अनुच्छेद 281 तक की बात की गई है। यहां तक केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में आर्थिक संबंधों की विवेचना हमें दिखाई देती है। मतलब आर्टिकल 268 से लेकर आर्टिकल 281 तक फाइनेंशियल रिलेशन जो है वो हमें शो किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में। उसी की डिस्कशन यहाँ पे की गई। और भारतीय संविधान का भाग 12 जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों का ब्यौरा पेश करता है। फाइनेंशियल रिलेशन सेंटर और स्टेट के बीच में ये कहां पर दिखाई देता है? ये पार्ट 12 में दिखाई देता है। तो अब इसमें से आपको ये देखकर बताना है कि सही कौन सा है। प्रश्न को देखिए, करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। इसमें से दूसरा और तीसरा तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर यह कहा गया कि संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ का कोई भी राज्य सीधे विदेशी ऋण प्राप्त कर सकता है। ये कोई भी शब्द जो है ये गड़बड़ कर सकता है। देखिए कोई भी इस तरह के जो शब्द होते हैं ना ये एक्सट्रीम लेवल के होते हैं, तो इनमें सही होने की संभावना वैसे भी कम हो जाती है। संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ का कोई भी राज्य विदेशी ऋण सीधे नहीं प्राप्त कर सकता है। राज्यों द्वारा विदेशी ऋण केवल केंद्र सरकार के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। मतलब बाहर से कोई भी लोन लेगा तो पहले केंद्र सरकार के पास आएगा, वहां से राज्य के पास जाएगा। ठीक है, इसके बाद 58 को देखते हैं। यहां पर कहा गया इनकरेक्ट ऑप्शन तलाशिए। तो पूछा गया है और इसमें नीचे स्टेटमेंट दिए हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध इन चारों पर निर्भर करते हैं। चार चीजें कौन कौन सी हैं? तो संवैधानिक प्रावधान है, परंपराएं और प्रथाएं हैं, न्यायिक व्याख्याएं हैं और बातचीत के लिए तंत्र है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कन्वेंशंस एंड प्रैक्टिसेस, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड मशीनरी फॉर नेगोटिएशन। यहाँ नेगोटिएशन की बात की जा रही है। तो यहाँ सेंटर स्टेट रिलेशन जो इंडिया में है वो किस चीज पर डिपेंड करता है वो दिया हुआ है। साथ में दूसरा स्टेटमेंट जो है वो ये बताता है कि भारतीय संविधान का जो भाग 11 है उसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 255 तक दिए गए। लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट अंडर आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन गिवन फ्रॉम आर्टिकल 245 टू 255। इनका जो प्रावधान है उसे देखिएगा। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि भारतीय संविधान का जो भाग 11 है उसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक दिए गए। पार्ट 11 में जो इस तरह का प्रोविजन है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन दिखाया गया है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसका जो पूरा डिस्कशन है वो किया गया है 256 से लेकर 263 के बीच में। अब आप ये बताइए गलती कहां पर है? पूरा यहाँ पे ब्यौरा दिया हुआ है। राज्य और केंद्र के बीच में जो संबंध है उसी से संबंधित अनुच्छेदों के नाम दिए हैं और 58वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें गलत कुछ भी नहीं, ये सभी के सभी जो है वो सही है। ठीक है, तो डी को चुन लेते हैं। इसमें से कोई नहीं, ये तीनों ही आपके काम के हैं। इसमें भाग भी आपको पता होना चाहिए और अनुच्छेद भी मालूम होना चाहिए। प्रश्न संख्या अगला यानी 59वां, कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों के वितरण का उल्लेख किया गया है और संवर्ती सूची के विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, राज्य नहीं बना सकता। भारत के संविधान ने संसद में अवशिष्ट शक्तियां निहित की हैं। ठीक, अंडर द 7th शेड्यूल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट हैज बीन मेंशन और ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज वेस्टेड द रेसिडुअरी पावर इन द पार्लियामेंट। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संसद के अंदर निहित हैं, और ऐसा कौन करता है? भारतीय संविधान के द्वारा यह प्रावधान किया गया है। आप ये बताइए सही कौन सा है? प्रश्न संख्या 59 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाना चाहिए, क्योंकि पहला और तीसरा ही सही है, दूसरा वाला जो है वो गड़बड़ है, जिसमें ये कहा गया है कि समवर्ती सूची में केवल केंद्र सरकार, दोनों का इसमें हिस्सा होता है। इसमें कानून बनाने का हक राज्य के पास भी होता है और केंद्र के पास भी होता है। प्रश्न संख्या 60 पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो आर्टिकल 249 डील्स विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, और अंडर आर्टिकल 249 यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, द रेजोल्यूशन पास बाय द राज्यसभा बाय विच द पार्लियामेंट इज गिवन द राइट टू मेक लॉज इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, दैट राइट डज नॉट रिमेन इन द फोर्स फॉर मोर देन 6 मंथ्स। मतलब 6 महीने से अधिक समय तक इसको लागू नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय हित में कानून बनाने का अधिकार ये इसे दिया गया है। इसके बाद द प्रेसिडेंट हैज बीन एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू एस्टैब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल। ये जो पावर है, ये जो शक्ति है, ये किसके पास होती है? ये प्रेसिडेंट के पास होती है कि वो अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना कर सके। गलती कहां पर है वो आपको बतानी है। ये प्रश्न संख्या 60 है और इसके सभी विकल्पों को आप देख रहे हैं, तो बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि सब सही है, जो दूसरा वाला स्टेटमेंट दिया है ना, ये वाला, इसमें गड़बड़ है और इसीलिए हम बी का चयन करते हैं, बाकी पहला और तीसरा सही है। देखिए आर्टिकल 249 जो है उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो राज्यसभा के द्वारा जो रिजोल्यूशन पास किया जाता है उसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने का हक है, और ये अधिकार 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं किया जा सकता है। तो इसमें 6 महीने नहीं बल्कि 1 साल का समय होना चाहिए था। अगला देखते हैं, जिसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो एक संवैधानिक संस्था है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 5 जोनल काउंसिल जो है उसमें नॉर्दर्न, साउदर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न और वेस्टर्न है। इनका जो फॉर्मेशन है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा 1956 में हुआ था। जबकि इसमें तीसरा वाला स्टेटमेंट ये कहता है कि इन द ईयर 1971 नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972, और ईच जोनल काउंसिल इज हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद जो है उसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। अब इसमें आपको ये बताना है कि गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 61 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो डी वाला हो जाएगा। देखिए प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री नहीं होता है, बल्कि होम मिनिस्टर होता है, यानी गृह मंत्री होता है। तो यही एक गलत है। 62वें को देखते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्पेशल प्रोविजन हैव नॉट बीन गिवन विद रिस्पेक्ट टू एनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। मतलब कौन से अनुच्छेद के तहत किसी भी पूर्वोत्तर राज्य के संबंध में स्पेशल प्रोविजन नहीं दिखाई देते हैं। तो ये 371A है, बी है, सी है और डी है। क्लॉज दिए हुए हैं, इसमें आप देखें और बताएं। तो 62वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 371 डी जो है ना, मतलब ये लास्ट वाला, इसमें इस तरह का कोई भी विशेष प्रावधान नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के बारे में स्पेशल प्रोविजन यहाँ पर दिखाई देते हैं। प्रश्न संख्या 63 को देखते हैं। यहाँ पे आर्टिकल दिया है और स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए आप, आर्टिकल एक तरफ लिस्ट में दिया हुआ है, मतलब जो लेफ्ट साइड है उधर आर्टिकल है, राइट साइड जो है वो राज्य का नाम। 371F में कर्नाटक राज्य के बारे में स्पेशल प्रोविजन है, 371G में मिजोरम के बारे में, 371H में अरुणाचल के बारे में और I में गोवा के बारे में। इसमें से कौन सा गलत है? कोई एक गलत है, बताइए। तो 63वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। ये जो आर्टिकल 371F है इसमें कर्नाटक राज्य के बारे में स्पेशल प्रोविजन दिया है, जबकि इसका जो प्रावधान है वो सिक्किम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे होना चाहिए था सिक्किम। बाकी जितनी बातें हैं वो सभी सही है। कर्नाटक के बारे में जो प्रोविजन है वो 371J में है, ठीक है। इसके बाद 64 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है, 4 इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। मतलब जो अपॉइंटमेंट का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और आर्टिकल 224 जो है इसके अंतर्गत उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। मतलब जो अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल और एक्टिंग जजेस हाई कोर्ट में होती है उसका प्रोविजन हमें किस में दिखाई देता है? वो सब प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 224 के माध्यम से किए जाते हैं। द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ जजेस एंड पेंशन टू द रिटायर्ड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर गिवन बाय द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ कॉन्सर्न स्टेट। मतलब जो संबंधित राज्य होता है उसकी संचित निधि से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते हैं और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पेंशन है वो सब पूरी होती है। साथ में ये बताया गया कि द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस इज 62 ईयर। हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र आप देख रहे हैं 62। अब इसमें आप ये बताइए गलती कहां पर है? प्रश्न को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? सी वाला, ठीक। यहाँ कहा गया कि ये राज्य की संचित निधि से इनको पेंशन और वेतन दिया जाता है, जबकि यहाँ जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते होते हैं सिर्फ वही राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, ठीक है। और पेंशन की जहां तक बात है तो वो भारत का जो कंसोलिडेटेड फंड है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उसके माध्यम से दिए जाते हैं, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 65 को देखिएगा, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत में चलित न्यायालय की परिकल्पना सबसे पहले दी थी। जो मोबाइल कोर्ट का कॉन्सेप्ट है वो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा पहली बार दिया गया था। और इसके बाद कहा गया कि अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है। डिस्ट्रिक्ट जज जो वर्ड है इसका जिक्र किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 233 नंबर का जो आर्टिकल है वहां पे। जस्टिस HR खन्ना इन हिज रिपोर्ट हैड एडवोकेटेड द 1/3 ऑफ जजेस ऑफ ईच हाई कोर्ट शुड बी फ्रॉम अनदर स्टेट।
जो स्टेट हाई कोर्ट होते हैं, मतलब हाई कोर्ट स्टेट के लिए ही काम करते हैं, तो उसके लिए रिकमेंडेशन थी जस्टिस HR खन्ना की। उन्होंने ऐसा कहा था कि जो 1/3 जज हाई कोर्ट में रखे जाते हैं वो दूसरे राज्य के होने चाहिए, उस राज्य के नहीं होने चाहिए। और डी वाला स्टेटमेंट ये कहता है कि गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है, मतलब गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, उसके द्वारा एक बार में 3 तलाक कहने से जो तलाक होने की व्यवस्था है उसको गैर कानूनी माना गया है। मतलब इसको गैर कानूनी मानने वाला हाई कोर्ट कौन सा है? गुवाहाटी का हाई कोर्ट। अब आप ये बताइए कि गलत विकल्प कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 65 को आपने देखा और इसका जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा। ये गुवाहाटी के बारे में कहा गया है, जबकि ये हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है जिसने कि एक ही बार में 3 बार तलाक शब्द कहने पर तलाक होने को गैर कानूनी माना है। मतलब तलाक कह दिया तो तलाक हो गया, इसको इन्होंने इलीगल माना है और ये हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है। बाकी जितनी बातें हैं वो सही है। प्रश्न संख्या 66 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा है बताइए। तो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि डिस्प्यूट जो था, ये मामला चर्चा में था। तो इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष जो विवाद है उसको प्रस्तुत किया गया था और वह एक प्रकार का न्यायिक पुनरीक्षण मुकदमा था। मतलब ये जो केस का टाइप था ये कैसा था? जुडिशियल रिव्यू सूट के तरीके से इसको देखा गया था। ठीक, तो जुडिशियल रिव्यू वाला ये मामला था, इसमें ऐसा दिया है। और इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देता है। जो द जज ऑफ एनी हाई कोर्ट गिव्स हिज रेजिग्नेशन व्हाइल एड्रेसिंग द प्रेसिडेंट। उसमें संबोधन किसके नाम होता है? राष्ट्रपति के नाम होता है। और तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि तीनों प्रकार के अधिकार यानी संवैधानिक, सांविधिक और मौलिक, ये सब उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों प्रकार के जो राइट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, सिचुएटरी राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, कम अंडर द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इश्यू मैंडेमस। अब इसमें आप ये बताएं कि गलत कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा और इसमें 3 ही स्टेटमेंट है और एक से ज्यादा भी गलत हो सकता है या कोई गलत नहीं हो सकता। तो प्रश्न संख्या 66 में करेक्ट आंसर होना चाहिए ए वाला, केवल पहला गलत है। यहाँ ये कहा गया ना कि ये न्यायिक पुनरीक्षण का मुकदमा था, ऐसा कुछ नहीं, ये स्वत्वाधिकार का मुकदमा था। ठीक है, मतलब यहाँ अपने अधिकार की मांग की गई थी, तो ये टाइटल स्वीट के तौर पर देखा गया था। बाकी जितने हैं वो सभी सही है। तो किस तरह का कौन सा मुकदमा या कौन सा मामला है ये भी पूछा जा सकता है। फिलहाल दूसरा और तीसरा सही है तो उसको भी देख लीजिएगा। 67वें को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द गुवाहाटी हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1948। मतलब जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है उसके क्षेत्राधिकार में कौन सा राज्य नहीं आता है? एक से ज्यादा राज्यों को भी हाई कोर्ट देखा करते हैं। तो असम इसमें नहीं आता है, मतलब इसके न्यायिक क्षेत्राधिकार में। सिक्किम नहीं आता है, मिजोरम नहीं आता है, अरुणाचल प्रदेश नहीं आता है। विकल्प आसान है, चुनना भी आसान है। बताइए। तो 67वें को आपने देखा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सिक्किम इससे बाहर है, वैसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक, तो सिक्किम इससे इसकी जो न्यायिक इसका जो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है उससे बाहर है। इसमें असम आता है, नागालैंड भी आता है, मिजोरम भी आता है और अरुणाचल भी आता है। इतने सारे राज्यों का मामला अकेले गुवाहाटी का जो उच्च न्यायालय है वो देखता है। और सिक्किम का जो हाई कोर्ट है ये 1975 का है और उसके द्वारा जो सिक्किम का पूरा न्यायिक मामला है उसको देखा जाता है। प्रश्न संख्या 68 को देखिए। इसमें कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो आर्टिकल 215 जो है इसमें प्रावधान है उच्च न्यायालयों का अभिलेखीय न्यायालय होने का। ठीक, मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पे, कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड के तौर पे हम हाई कोर्ट को देखते हैं। ऐसा प्रावधान किसमें है? 215वें आर्टिकल में। 226 नंबर का जो आर्टिकल है इसमें पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इश्यू सर्टेन रिट्स, मतलब हाई कोर्ट की रिट जारी करने का अधिकार इसमें है। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस का जो प्रोविजन है वो 223 में है। ठीक है, 223वें में है। 219वां जो है उसमें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। अभी हमने पीछे देखा कि गुवाहाटी वाला जो उच्च न्यायालय है वो कई सारे राज्यों में काम कर रहा है, तो उस तरह के जो प्रोविजन है वो 219वें आर्टिकल में दिखाई देते हैं। अब इसमें से आप ये बताइए कि गलती कहां पर है। तो प्रश्न संख्या 68 को ध्यान से देखेगा और करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये 219वां आर्टिकल नहीं है, ये 231वां है। 231वें आर्टिकल में ये कहा गया है 231 में कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय जो है वो काम कर सकता है। और 219वें में क्या है? तो इसमें जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं उनकी ओथ और अफर्मेशन का जो प्रावधान है वो दिखाई देता है। ठीक, मतलब वो शपथ ग्रहण करते हैं तो उससे संबंधित जो प्रावधान है वो हमें दिखाई देते हैं 219वें आर्टिकल। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 69वें को देखते हैं। इसमें कहा गया कि पुडुचेरी निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये केरल हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट है, पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट है। इसमें से कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत उसके क्षेत्राधिकार में पुडुचेरी आता है और तमिलनाडु भी आता है। ठीक, बाकी केरल और लक्षद्वीप को कौन देखता है? केरल का हाई कोर्ट देखता है। कलकत्ता वाला जो है वो पश्चिम बंगाल के अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी मामला संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। इसमें आपको ये करना है कि इसमें देख लीजिए, सेलेक्ट द एलिमेंट इंक्लूडेड इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। इसमें जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसमें से आपको उन एलिमेंट्स को चुनना है जो कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स में बिलोंग करते हैं, मतलब राज्यों की विधायिका में शामिल होते हैं। तो गवर्नर शामिल होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली शामिल होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां भी मौजूद है, मतलब हर राज्य में नहीं होती है तो वो इसमें शामिल होती है, और चीफ मिनिस्टर शामिल होता है। तो बताइए राज्यों की विधायिका कैसे तैयार होती है, उसकी संरचना में क्या क्या चीजें मौजूद होती है। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा इसमें शामिल होगा। चीफ मिनिस्टर इससे बाहर होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री इसका हिस्सा नहीं होता है। 168वां जो आर्टिकल है उसमें ये बताया गया है कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां भी मौजूद हो, इन तीनों को मिलाकर राज्य की विधायिका बनती है। प्रश्न संख्या 71 को देखते हैं। अब यहाँ कहा गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो 174 के अंतर्गत राज्य विधान परिषद का प्रावधान किया गया है
और राज्य विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद विधि द्वारा तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे। इस तरीके से इसमें कहा गया है। अब ये 2 स्टेटमेंट है, सही की तलाश आपको करनी है। 71 को आप देख रहे हैं और 71 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। केवल इसका दूसरा वाला सही, ठीक है, पहला वाला गलत है। 171 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें ये कहा गया है कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान होगा, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो प्रोविजन है वो किसमें है? 171 में। इसके बाद 72 को देखते हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो 169 जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करने की अनुमति दी गई। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल सदस्यों का 1/10वां भाग जो है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्य विधान परिषद एक स्थायी सदन है और प्रत्येक दूसरे वर्ष इसमें 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर हो जाते हैं। अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा, ये 72वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। तीनों सही, इसमें तीनों ही बातें जो कही गई हैं वो सत्य है। प्रश्न संख्या 73, स्टेट और नंबर ऑफ सीट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल दिया हुआ है, इसमें से करेक्ट कौन कौन सा है वो आपको बताना है। तो आंध्र प्रदेश में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद है उसमें सीटों की संख्या 78 है, बिहार में 75 है, कर्नाटक में भी 75 है और तेलंगाना में 40 है। सही कौन सा है? तो 73 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी वाला हो जाएगा, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा तो ठीक। दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पहला वाला गलत है। आंध्र प्रदेश में 58 है, 78 नहीं है, 58 है। प्रश्न संख्या 74, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब आर्टिकल 170 जो है इसमें राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचन का प्रावधान हमें दिखाई देता है, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है उनके निर्वाचन का प्रावधान इसमें दिखाई देता है। और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट शुड बी 60, मतलब जो राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या है वो किसी भी राज्य में 60 होनी चाहिए, कम से कम 60 होना चाहिए। किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पे नंबर कितने होने चाहिए? 500 होने चाहिए। और किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 21 साल की होनी चाहिए। अब आप ये बताइए कि ये सारे जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। प्रश्न संख्या 74 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। न्यूनतम आयु 21 नहीं होनी चाहिए, बल्कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। नेक्स्ट 75, पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है। तो भारत का निर्वाचन आयोग भारत के प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के लिए चुनाव का आयोजन कराता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उनके लिए इलेक्शन का प्रोविजन कौन कराता है? कंडक्ट कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है। और इसके साथ साथ सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान करने का जो आखिरी अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है। अब आप ये बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। प्रश्न संख्या 75 को आपने देखा, बी को चुन लीजिए, ठीक है। दूसरा वाला इसमें गलत है, यही जो स्टेटमेंट है ये गलत है, पहला वाला सही, ठीक। अब इसमें गड़बड़ कहाँ पे है? तो किसी भी राज्य के विधानमंडल के सदस्यों की जो अयोग्यता से संबंधित समस्या है उसका समाधान उसमें अंतिम अधिकार राज्यपाल के पास होता है, ठीक है। राष्ट्रपति नहीं बल्कि राज्यपाल के पास होता है। 76 को देखते हैं, इनकरेक्ट ऑप्शन खोजना था। तो किसी भी राज्य का विधानमंडल उस राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। मतलब जो कॉन्टिजेंसी फंड होता है उस स्टेट का, उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ये राज्य का विधानमंडल होता है। और किसी राज्य की जो संचित निधि यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है उसका संचालन उस राज्य के विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर के द्वारा किया जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी राज्य के विधानमंडल की किसी भी सदन की बैठक गठित करने के लिए जो गणपूर्ति यानी कोरम है वो कितना होना चाहिए? तो 50 सदस्यों या सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होना चाहिए। अब दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको मान लिया जाएगा। अब आप ये बताइए कि गलती कहां पर है। प्रश्न संख्या 76 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। केवल तीसरा वाला गलत है। यहाँ जो कोरम बताया गया है ना कि 50 सदस्य होने चाहिए या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, असल बात यह है कि कुल मिलाकर यहाँ अगर देखा जाए तो गणपूर्ति जो है वो 10 सदस्यों या सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 10वें हिस्से, दोनों में से जो ज्यादा हो उतनी मान ली जाएगी। तो यहाँ पे 50 नहीं होना चाहिए था बल्कि 10 होना चाहिए था। बाकी सारी बातें सही है। प्रश्न संख्या 77 को देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है। तो यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मतलब वो अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो डिप्टी स्पीकर के सामने पेश करेगा। और राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल देता है, ठीक। मतलब कोई भी स्टेट असेंबली है तो उसके प्रोरोगेशन का जो ऑर्डर है वो किसके द्वारा दिया जाता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा दिया जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि राज्य विधानसभा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधानसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग ले सकती है। इतने सारे जो लोगों का इलेक्शन है उसमें हिस्सा ले सकती है। आप ये बताइए कि सही कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 77 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन ये जो तीसरा वाला दिया है गड़बड़ है। राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति, राज्य विधान परिषद के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकती। इसमें भला राज्य विधानसभा का क्या काम है? ठीक है, तो ये इसमें भाग नहीं ले सकती है। ये जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है ये गलत है। प्रश्न संख्या 78 को देखिएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। द चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, मतलब किसी राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। और आर्टिकल 167 जो आप देख रहे हैं इसके द्वारा ये डिफिनीशन दी गई है कि मुख्यमंत्रियों के पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कौन कौन सी होंगी उसका पूरा प्रोविजन इसमें दिखाई देता है।
मतलब ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर असल में इसमें दिया गया है। और द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर डिसाइडेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द कॉन्सर्न स्टेट। मतलब जो वेतन और भत्ते संबंधी निर्णय है वो विधानमंडल के द्वारा तय किया जाता है। राज्य सरकार के मंत्रियों को कैसे वेतन देना है उसका निर्णय किसके पास होता है? ये राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। तो इसमें से गलत कौन सा है वो आपको ढूंढकर बताना है। 78 को आप देख रहे हैं और 78 का जो करेक्ट आंसर है इसमें देख लीजिए पहले, इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ना तो पहला गलत है, ना दूसरा, ना तीसरा, यानी तीनों ही सही हैं। तीनों ही जो कथन है वो सही है और इसलिए हम डी का चयन करते हैं। नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी गलत नहीं। प्रश्न संख्या 79 सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो पहले वाले में कहा गया कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। The total number of ministers, including the chief minister in the council of minister of a state, should not exceed 15% of the total number of members of legislative assembly of that state. और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट बी लेस देन 12, 12 से कम नहीं होनी चाहिए। और द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। और अदर मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। मतलब बाकी जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति का काम राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। अब आप ये बताएं कि ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें से सही कौन सा है? प्रश्न को आपने देखा, करेक्ट आंसर 79 का क्या हो जाएगा? डी वाला। इसमें अगर आप देखें तो चारों ही जो कथन है वो सबके सब सही है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। डी वाले ऑप्शन में सभी को सही बताया गया है और ये सारे जो कथन है ये सबके सब ठीक है। प्रश्न संख्या 80 को देखते हैं। अब यहाँ देखें 3 दिया हुआ है कथन, उसमें से सही की तलाश आपको करनी है। तो विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को पहली बार में 3 महीने के लिए रोक सकती है और विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को केवल 1 महीने के लिए रोक सकती है यदि उसे विधानसभा के द्वारा पुनः पारित किया गया है। ठीक, मतलब रीपास किया गया है अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा तो केवल 1 महीने के लिए रोक सकती है। और विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये 14 दिनों के लिए धन विधेयकों को रोक सकती है, ठीक वैसे जैसे राज्यसभा। तो अब इसमें आप ये देखिए कि कौन सा सही है। तो प्रश्न संख्या 80 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। तीनों ही सही हैं। जैसे राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन से ज्यादा नहीं फंसा सकती है, वैसे ही विधान परिषद के पास भी इतना अधिकार नहीं होता है, वो भी 14 दिन से ज्यादा अटका नहीं सकती। तो डी वाले ऑप्शन को इसमें से चुन लिया, सभी सही। प्रश्न संख्या 81 को देखते हैं। अब यहाँ जोनल काउंसिल दिया है, उनका हेडक्वार्टर दिया है, सब मिलान करके दे रखा है, लेकिन उसमें से कोई एक गलत है। कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 81 को आप देखें और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी वाला हो जाएगा। असल में उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद जो है यानी नॉर्दर्न जोनल काउंसिल उसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। मध्य जोनल काउंसिल यानी सेंट्रल जोनल काउंसिल जो है उसका इलाहाबाद है। ईस्टर्न का है कोलकाता में, लेकिन वेस्टर्न जोनल काउंसिल जो है इसका मुंबई में है। ठीक है, ये भोपाल में नहीं है बल्कि मुंबई में है। और साउदर्न का कहाँ पे है? चेन्नई में। तो इसमें से वेस्टर्न वाला गलत दिया है, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 82 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स आर इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। तो जो जल विवाद वाले मामले होते हैं उनके लिए अलग अलग न्यायाधिकरणों की स्थापना की जाती है। ये जो न्यायाधिकरण है वो खासतौर पे उसी जल बंटवारे को लेकर जो विवाद होता है उसको सुलझाने का काम करते हैं। तो नदियां एक से ज्यादा राज्यों से होकर गुजरती हैं, इसमें किस वाले मामले में सबसे ज्यादा राज्य इन्वॉल्व है वो आपको चुनना है। तो गोदावरी वाला जो जल विवाद न्यायाधिकरण है उसमें, नर्मदा वाले में, रावी और ब्यास के जल के बंटवारे के मामले में, या कावेरी के जल विवाद में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? ए वाला होना चाहिए। गोदावरी के पानी के बंटवारे को लेकर राज्यों में ज्यादा खींचतान है। इसमें कौन कौन से राज्य इंक्लूड है? तो ये जो न्यायाधिकरण है इसका गठन किया गया था 1969 में। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ये सब शामिल। बाकी अगर आप देखें तो नर्मदा वाले में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है। रावी और ब्यास के मामले में जो विवाद हुआ था उसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान आपस में लड़ भिड़ रहे थे। और कावेरी के जल बंटवारे के मामले में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ठीक, तो ए वाले ऑप्शन को चुना जिसमें सबसे ज्यादा राज्य मौजूद है। अब यहाँ पे जो 83वां प्रश्न आप देख रहे हैं इसमें पूछा गया है कि कौन से मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समानता के सिद्धांत को भारतीय संविधान के मूल ढांचे के तत्व के तौर पे घोषित किया गया था। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी की बात हो रही। तो बताइए इसमें से कौन सा मामला था? नमित शर्मा मामला था, एम नागराज केस था, कुमार पद्म प्रसाद मामला था, या भीम सिंह जी मामला था, या भीम सिंह जी केस आप कह सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 83 और करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए, देख लीजिए पहले, बी वाला हो जाएगा। ये एम नागराज केस था। ठीक, एम नागराज मामला जो है ये 2006 का है और इसमें समानता के सिद्धांत पर चर्चा की गई थी। बाकी जो है जैसे नमित शर्मा केस जो था ये 2013 का है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इसके बारे में चर्चा होती है। और इसी प्रकार से आप देखें तो कुमार पद्म प्रसाद वाला जो मामला था ये 1992 का है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर चर्चा हुई थी। भीम सिंह जी वाला जो है ये वेलफेयर स्टेट यानी सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस से जुड़ा हुआ था, 1981 का है। तो इसमें से बी वाले ऑप्शन को हमने चुन लिया। प्रश्न संख्या 84 को देखिए। पूछा गया कि केशवानंद भारती मामला जो 1973 का है उसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किन तत्वों को भारतीय संविधान के मूल ढांचे का तत्व घोषित किया गया है, बताइए। तो इसमें कुछ तत्व दिए हुए हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ऐसा दिया है। सॉवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, मेंटेन टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट, और पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जुडिशियल रिव्यू है। इसमें से मूल ढांचे का तत्व कौन कौन सा है ये आपको बताना है। तो केशवानंद भारती मामला काफी लोकप्रिय रहा है और इसमें अगर आप करेक्ट आंसर चुनेंगे तो बी वाला हो जाएगा। पहले तो पूरे प्रश्न को ही देख लीजिए। बी वाले ऑप्शन को हमने क्यों चुना है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब इसमें आ जाते हैं, लेकिन 5वें को हम शामिल नहीं कर सकते हैं।
तो इसमें संविधान को सर्वोच्च माना गया था, विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सबके बीच में शक्तियों का पृथक्करण स्पष्ट तौर पर दिखाया गया था। सरकार का गणतंत्र और लोकतांत्रिक जो स्वरूप है उसको दर्शाया गया था, धर्मनिरपेक्ष सरकार है ये दर्शाया गया था, जनादेश की तारीफ की गई थी, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की बात की गई थी। तो ये सारी बातें इसमें शामिल थी, ठीक। लेकिन अगर आप देखें तो न्यायिक समीक्षा जो है वो इसमें शामिल नहीं थी, तो न्यायिक समीक्षा को आप बाहर कर दीजिए, बाकी सबको चुन लीजिए। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। 85वें में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। साधारण बहुमत से किसको अमेंड नहीं किया जा सकता है? तो एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कोरम इन पार्लियामेंट, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो देखें और बताएं। तो 85 जो है इसका करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा बी वाला। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इनको साधारण बहुमत के द्वारा पास या संशोधित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब बाकी जो है इसमें आप देख रहे हैं वो सभी साधारण बहुमत से उनका काम हो सकता है। प्रश्न संख्या 86 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड बाय द वर्मा कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1999। अब इसमें आप देखें कौन कौन सा अधिनियम है। तो द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है 1955 का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है 1951 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का। इसमें से आप बताइए कि किस अधिनियम का प्रावधान नहीं किया गया है वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार पर। अब 86 को आप ध्यान से देख लीजिए, करेक्ट आंसर इसका इसमें से कुछ भी नहीं हो पाएगा, नो आंसर इज करेक्ट। अब ऐसा क्यों है? तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित ये कमेटी थी और इसे हम कहते थे वर्मा कमेटी, 1999 की थी। और इससे संबंधित जो प्रोविजन है उसमें आप भी जानते हैं कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम जो है उसको इसमें शामिल किया गया था, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम इसमें शामिल था, लोक प्रतिनिधित्व वाला भी शामिल था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी था, 1980 का वन संरक्षण अधिनियम भी था। तो कुछ भी छांटने लायक नहीं है, इसीलिए हम इसमें से किसी को भी नहीं चुन सकते। अब आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 87 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ये बताएं कि इसमें से कौन सा डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ये 39A है, 44 है, 50 है और 51 है। ऑल ऑफ एबव का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अलावा नीचे विकल्प दिए हुए हैं। तो 87 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ये सभी तो शामिल है, जितने आप देख रहे हैं वो सब के सब उसमें डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 88 को देखते हैं। अब इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है ये 1944 में आया था। बधुआ श्रम पद्धति उन्मूलन अधिनियम जो है यानी बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट वो 1976 का है। औद्योगिक विवाद अधिनियम यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वो 1947 का है और वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट जो है वो 1923 का है। इसमें से गलती कहां पर है वो आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। ये मिनिमम वेजेज एक्ट जो है इसी में गड़बड़ है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का है, यहाँ पे 44 नहीं बल्कि 48 होना चाहिए था, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 89 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम हैड बीन लॉन्च अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम या मिनिमम नीड्स प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें से कौन सा प्रोग्राम जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत शुरू किया गया था? जो शुरू किए गए हैं उनको आपको चुनना है। तो प्रश्न संख्या 89 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है इसमें देख लीजिए पहले। सही जवाब जो है वो सी वाला हो जाएगा। इसमें से कोई भी नहीं, ठीक है। सी वाले को हमने चुना, इसमें से कोई भी नहीं। ये सभी जो है ना ये डीपीएसपी के अंतर्गत लाए जाते हैं, जिसमें कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम है, जवाहर रोजगार योजना है, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम है, इस तरह के बहुत सारे। लेकिन ये इसमें फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न संख्या 90 को देखिए। करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। ये कहां पे है? आर्टिकल 23 में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो 27 में है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स जो है वो आर्टिकल 29 में है और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो राइट है वो 31 में। अब आप ये बताइए सही कौन सा है? प्रश्न पूरा आप देख रहे हैं तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए वाला। मतलब इसमें शुरुआती जो 3 है वो तो ठीक है, ठीक है, लेकिन ये चौथा वाला जो दिया हुआ है ना यही गड़बड़। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 31 में नहीं है बल्कि 32 में है, ठीक है। तो इसमें से हम ए को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 91 को देखते हैं। इसमें आपको ये बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ को दिखाता है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है ये आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 18 में है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। राइट टू एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 21A में है और 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज है। अब इसमें बताइए सही कौन सा है। अब इसे अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो सभी के सभी सही हैं और इसीलिए हम ऑल ऑफ एबव का चयन करते हैं, यानी सब इसमें जितने दिए हुए हैं वो सभी ठीक हैं। प्रश्न संख्या 92 को देखते हैं। पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन सा है। कमेटी दी है, चेयरमैन का नाम दिया है। तो वित्त और कर्मचारी समिति यानी फाइनेंस और स्टाफ कमेटी जो है उसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और क्रीडेंशियल कमेटी जो है उसके अध्यक्ष थी उषानाथ सेन। इसके बाद हाउस कमेटी, यहाँ आप देख रहे हैं हाउस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो बी पट्टाभी सीतारमैया हैं। इसके बाद कार्य संचालन समिति यानी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो के एम मुंशी हैं। आप ये बताइए इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। 92 को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ये क्रीडेंशियल कमेटी वाला जो दिया है ना ये गलत दिया है। क्रीडेंशियल कमेटी यानी प्रत्यायक समिति जो है उसको संभाल रहे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उषानाथ सेन का नाम यहाँ पे नहीं आएगा। प्रश्न संख्या 93 को देखते हैं। यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन फिर से आपको ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड पूछ रहा है कौन सा है। तो दिस कमेटी सेटअप ऑन अगस्त 29, 1947 और इट कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स। इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी थी? 7 थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी और TT कृष्णमाचारी हैज रिप्लेस्ड BL मित्तर हु रिजाइन ड्यू टू इल हेल्थ।
मतलब ये है कि टीटी कृष्णमाचारी जो है उन्होंने बीएल मित्रा का स्थान लिया, जिन्होंने कि खराब स्वास्थ्य की वजह से इस्तीफा दे दिया था। तो प्रारूप समिति के बारे में गलत कौन सा है वो आपको बताना है। 93 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। यहाँ टीटी कृष्णमाचारी का जो नाम दे रखा है वहीं पर गड़बड़ है, ठीक। मतलब यह है कि टीटी कृष्णमाचारी जो है इन्होंने डीपी खेतान का स्थान लिया था, और यहाँ पे क्या दिया है, बीएल मित्रा। बीएल मित्रा जो है वो बीमार हो जाते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो उनकी जगह एन माधव राव लेते हैं, ठीक। और टीटी कृष्णमाचारी जो है वो डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात 1948 में उनकी जगह लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। प्रश्न संख्या 94 को देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। एक्सपर्ट कमेटी की बात हो रही है, तो एक्सपर्ट कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अपॉइंटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन जुलाई 8, 1946, ठीक है। और दिस एक्सपर्ट कमेटी कॉन्सिस्टेड ऑफ 8 मेंबर्स। जवाहरलाल नेहरू वाज द चेयरमैन ऑफ दिस एक्सपर्ट कमेटी, ऐसे करके दिया हुआ है। अब ये जो 3 स्टेटमेंट है इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको खोज निकालना है, कौन सा होगा। तो 94 जो है इसका राइट आंसर डी होना चाहिए। तीनों ही तो सही है, इसमें तीनों ही कथन जो है वो सही है। ध्यान से इनकी तारीखों को और सदस्य संख्या इत्यादि देख लीजिएगा। डी वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 95 को देखते हैं, यानी 95 गलत विकल्प का आपको चयन करना है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये जो नाम दिया हुआ है ये भारतीय संविधान के सुलेखक थे, यानी कैलिग्राफर थे। और इसके बाद ब्यूअर राम मनोहर सिन्हा जो है इन्होंने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो सुलेखित मूल प्रस्तावना है उसको प्रकाशित, सुशोभित और अलंकृत किया था, ठीक है। मतलब कैलीग्राफी जो है वो प्रेम बिहारी के द्वारा की गई थी और उसको इन्होंने और ज्यादा सुंदर बनाने का काम और उसके एलिमिनेशन का जो काम है वो किया था। इसके बाद आप देखें तीसरे स्टेटमेंट को, जिसमें कहा गया कि मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कुमार वैद्य के द्वारा किया गया था। जो इसका हिंदी वर्जन था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी कैलीग्राफी का काम वसंत कुमार के द्वारा किया गया था। अब आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। प्रश्न को आपने देखा, 95 आप पूरा देख रहे हैं, और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, डी वाला। कोई भी गलत नहीं, यहाँ गलती की तलाश करने के लिए कहा जा रहा है। तीनों इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी है और आपके काम की, सही भी है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं जो कि है 96। इसमें गलत का चयन आपको करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में प्रोविजन है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे यहाँ से हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया को लिया है। मौलिक अधिकार हमने अमेरिकी संविधान से ये प्रोविजन उठाया है, यानी वहां से बोरो किया है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी को लिया है। तो हमने अलग अलग संविधानों से बहुत सारी चीजों को बोरो किया है, वही यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें से गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो 96 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ये देखिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट लिया है, यही गलत है। जबकि जो मंत्रिमंडल की प्रणाली है और द्विसदनीय व्यवस्था है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली, जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रावधान है वो अमेरिका के ही कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक। इसके बाद 97 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है इसमें। तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान लिया है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ज्वाइंट सिटिंग की जो व्यवस्था है 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट उसको ग्रहण किया है। और वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी जो है वहां से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का प्रावधान उठाया है। और रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द परमेबल, यानी जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्यायों का जो जिक्र है वो हमने कहां से लिया है, रूस के संविधान से लिया है। अब ऐसा दिया हुआ है, इसमें से कोई एक गलत है, कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाना चाहिए। यहाँ जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी दिया हुआ है यही वाला गलत है। जो जर्मनी का वीमर कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने इमरजेंसी के दौरान जो मौलिक अधिकार है उनका निलंबन की व्यवस्था को उठाया है। और यहाँ पे क्या दिया है, कॉन्करेंट लिस्ट दिया है। जबकि समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट का जो प्रोविजन है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है ये गलत हो जाता है, बाकी सब सही। 98 को देखते हैं। इसमें पूछा गया कि गलत विकल्प का चयन करिएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो पार्ट 8 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज के बारे में प्रोविजन दिया हुआ है। पंचायतों का जो प्रावधान है वो भाग 9 में है, यानी पार्ट 9 में है। पार्ट 9A जो है इसमें म्यूनिसिपैलिटीज की व्यवस्था है। और पार्ट 9B जो है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में प्रावधान किया गया है। आप ये बताइए कि इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा है। प्रश्न संख्या 98 को आपने देखा, और 98 जो है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये देखिए पार्ट 8 जो है भाग 8, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति दिया हुआ है। जबकि भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी जो है उनके बारे में प्रोविजन दिखाई देते हैं, ठीक। तो यही वाला इसमें से रॉन्ग है। बाकी अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्र का जो प्रावधान है वो आप भी जानते हैं कि भाग 10 में दिया हुआ है। इसके बाद 99 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया कि 1935 में भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत 1921 में पहली बार लोक लेखा समिति की स्थापना की गई थी, पहली बार होता है। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि द फर्स्ट एस्टिमेट कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मथाई, द देन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। अब इसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। प्रश्न संख्या 99 को आप देख रहे हैं, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा, ओनली फर्स्ट। केवल जो पहला वाला इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है वही गलत है। और गलत क्यों है, तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि 1921 में पहली बार लोक लेखा समिति की स्थापना की जाती है। ये वैसे भी पहचाना जा सकता है 1935 के अधिनियम से हम 1921 का जो समय है उस समय कैसे बदलाव ला सकते हैं। मतलब ये आगे की डेट है और ये पीछे की है, तो वैसे भी ये पकड़ा जा सकता है। तो गलती यहाँ पे है, 1919 यहाँ पे होना चाहिए था, बाकी जो चीजें हैं वो सही है। और लास्ट क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा गया है कि यहाँ पे जो स्टेट दी हुई है, मतलब राज्य के नाम दिए हुए हैं, और नंबर ऑफ सीट इन राज्यसभा दी हुई है, उसको मिलान करके दिया हुआ है। इसमें से कौन सा गलत है, मतलब गलत मिलान किया हुआ है। तो झारखंड में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 7, पंजाब में भी 7 है, असम में भी 7 है, और तेलंगाना में भी 7 है। इसमें से कोई एक गलत है। कौन सा गलत है?
तो ए वाला हो जाएगा। देखिए झारखंड में जो राज्यसभा की सीटों की संख्या है वो 6 है, ठीक 6 है, 7 नहीं है। बाकी पंजाब, केरल, असम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, देखिए पंजाब, केरल, अब केरल में 9 है, ठीक है, पंजाब में 7 है, असम में 7 है, तेलंगाना में 7 है, केरल में 9 है, यानी 9 जो राज्यसभा सीटें हैं वो मौजूद है। और उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है, कितनी है? 31। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। तो अपने राज्य का भी पूछा जा सकता है। फिलहाल यहाँ झारखंड का जो है वो 6 होना चाहिए। तो यहाँ तक हमने इस मॉक को समाप्त किया और अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में आप साझा कर सकते हैं। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।